रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड थोड़ा सा एक्टिक हो रहा होगा। क्लासेस अचानक से खत्म हुई, फिर दूसरा क्लास शिफ्ट हो गया। थोड़ा सा एक्टिक लग रहा होगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ये करेंगे हम लोग। ठीक है। आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को, राइट? Yes, yes, ओके देन लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्लक्स के बारे में। देखो, मैं आपको रिवीजन किया था। आपको मैंने कहा था कि हमने डाइपोल के बारे में एक स्टडी कर ली है कि हम एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब स्मॉल डाइपोल होता था तो हम सिर्फ एक्सियल या इक्वेटोरियल के बारे में नहीं बात करते थे। कोई भी एंगल थीटा किसके साथ? एक्सियल लाइन के साथ। एक्सियल लाइन हमेशा पॉसिबल है और इक्वेटोरियल पॉसिबल है। बोला था एक्सियल लाइन कैसे ड्रॉ होती है। दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल होंगे, एक का प्लस क्यू होगा, दूसरे का माइनस क्यू होगा। ठीक है, कुछ सेपरेशन होगा एल। तो उस उन दो पॉइंट से एक लाइन गुजरेगी और वो लाइन क्या होगी? यूनिक लाइन होगी। और वो उसकी क्या कहेगी? एक्सिस क्या रहेगी डाइपोल की। उसके उसके साथ अगर स्मॉल डाइपोल है तो वो एक्सियल लाइन अगर ये बनता है तो हम एक ऐसे लाइन पे भी निकाल सकते हैं जो थीटा बनाते हुए होगा, राइट? याद करना, अगर हम पीछे में करते हैं तो ये देखो थीटा बनाते हुए होता है, ये वाली चीज है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर ये लाइन जो जा रही है वो थीटा बनाते हुए, ना कि हम इसके बारे में बोल रहे कि जो एक्सियल होगी या इक्वेटोरियल होगी, उसी के बारे में बात करें। कोई भी एक लाइन, ऐसी एक लाइन ले लिया, उस लाइन पे एक पॉइंट कहीं पे भी ले लेते, यहाँ पे ले लिया, वहां पे ले लिया, लेकिन इसी लाइन पे वो कितना एंगल बना रही है? थीटा। किसके साथ? एक्सियल के साथ। तो उस पॉइंट पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, राइट? ये लेकिन किस केस में होता था? स्मॉल डाइपोल। यानी दिस 2L क्या होता था? मच मच लेस देन ये डिस्टेंस x। ठीक है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास आ रहा है जल्दी में, हम लोगों को काम करना है फ्लक्स के ऊपर। फ्लक्स इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम फ्लक्स समझ जाएंगे तो गॉस लॉ हमें इसके बाद इंट्रोड्यूस हम आराम से कर सकते हैं। अगर गॉस लॉ समझ जाएंगे तो हम बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, जो कि पॉइंट पार्टिकल नहीं होंगे, जैसे कि आपके पास वायर होगा, शीट्स होंगी, ठीक है, तो वो उनका जो फील्ड इंटेंसिटी होगा किसी पॉइंट पे क्या कैसे निकाला जा सकता है, तो हम गॉस लॉ के थ्रू उसको निकालेंगे। ठीक है। yes, sir. चलो आगे आगे हम पढ़ते। फ्लक्स का हम अगर बात बोले, फ्लक्स के अगर मैं आपको ऐसे डेफिनेशन देने जा रहा हूं तो ये होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ये देखो, यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो, फ्लक्स का एक ऐसे दिखाया गया, ये एक एरिया है, राइट? और ये जो एरोस लाइन, ये लाइंस जो दिखाए जा रहे हैं वो क्या है? फील्ड लाइंस। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको इसका इस व्यू में देखोगे कि ये एक आपके पास एक प्लेन वाला एरिया, प्लेनर एरिया दे रखा है, ठीक है, तो यहां से इसमें से कितने फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं, वो क्या बताता है इसका? इस Electric field. एरिया का फ्लक्स कितना है, यानी इस एरिया से कितने लाइंस गुजर रहे हैं। तो व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू, मींस द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। इसको हम नाम दे सकते हैं ए। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे। इससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ। जो हम डेफिनेशन ऑफ ई लाते थे ना, जो डेफिनेशन ऑफ ई जो था वो कैसे था? हमने बोला था कि लिमिट्स क्यू टेंड्स टू जीरो, ये कैसा क्यू होता था? टेस्ट चार्ज एफ बाई क्यू नॉट का रेशियो होता था कि नहीं? यस सर। फोर्स हम निकालते थे के क्यू, क्यू मतलब कैपिटल क्यू जिसको सोर्स चार्ज मानते थे, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मानते थे, बाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्यू नॉट होगा। तो हमारे पास देखो पॉइंट चार्ज के लिए आ जाता था के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन निकालते थे क्या? इस डेफिनेशन से, राइट? अब मैं दूसरा डेफिनेशन देने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरा होगा कि नंबर ऑफ, जो हमारे पास इंटेंसिटी बोलते हैं ना, वहां पे देखना उसके नाम में लगा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो एक्चुअली बता रही है कि इस छोटे से क्रॉस सेक्शनल वाले इस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शन होगा उससे कितनी जल्दी वो फील्ड लाइंस गुजर रही है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया गुजर रही है, वो उस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे।
ठीक है, तो आपको भी निकालना है डीएन के बारे में सोचना है। डीएन मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दिस गिवन एरिया। तो अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही डीएन रह जाएगा ना। ये तो ई का आपका डेफिनेशन हो गया, ये आपके डेफिनेशन हो गया ई का। अगर इसको डीए, ई को डीए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपके पास डीएन आ जा रह जाएगा ना सिर्फ। और डीएन क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिफरेंशियल एन में फॉर्म में। ठीक है, उस छोटा सा एरिया होगा तो डीएन पास होगा उसमें से, बड़ा सा एरिया होगा तो एन पास होगा उसमें से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखे डीएन बाई डीए, आपके पास फील्ड का डेफिनेशन आ गया इनटू डी, मतलब टाइम्स डीए, तो आपके क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको मैं आपको ये प्रैक्टिकली थोड़ा दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन आज से आप एक चीज रट लोगे कि अगर मैंने जैसे बोला फ्लक्स का डेफिनेशन बोलूंगा, और फ्लक्स का भी हम जो बात कर रहे हैं वो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सेम चीज मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चलेगा, सेम डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं बात करूंगा डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है, डी फाई हमेशा याद रखिएगा ये होगा ई डॉट डी एस। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बस यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये आपको मान लेना है। ठीक है, थ्रू ए, और ए कैसा एरिया है? डिफरेंशियल एरिया है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फाइनाइट एरिया से गुजारना होगा तो क्या करते हैं आप? इंटीग्रेट करते हैं कि नहीं? तो यहाँ इस साइड में इंटीग्रेट करोगे, इस साइड में इंटीग्रेशन लगाओगे, दोनों साइड में डी फाई का इंटीग्रेशन फाई ए हो जाएगा, और ई ये इसका क्या रह जाएगा? ऐसे ही रह जाएगा। इसको सॉल्व करना और निकाल देना। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया ऊपर वाला, उससे हम नीचे लेके आए इंटीग्रेशन वाले इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, तो फील्ड लाइंस का आज से जब भी मैं डेफिनेशन बोलूंगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, अभी डीएस क्या है सब कुछ अभी बात करेंगे। सेम चीज अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप क्या बोलोगे? ये इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं, इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा। समझ में आया आपको? क्या कॉमन रह रहा है? एरिया की बात हम कॉमन रख रहे हैं, हम सिर्फ फील्ड लाइंस अलग चेंज कर रहे हैं। हम बात कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रिप्लेस कर दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ Yes, से हम sir. लोग जो चलते हैं डेफिनेशन तो हम जान गए, अब इसके बारे में पहले हम सोचते हैं एरिया वेक्टर। आज से हम एक चीज समझेंगे, एरिया जो होता है इट्स नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। जो एरिया का जो आप जो सरफेस जो देखते हैं ना, कोई भी एक सरफेस आप लेते हो, सपोज कीजिए आपने इस आर्बिट्री शेप का एक ये लिया, ठीक है, ये सरफेस है, ये कौन से प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है? जो हमारा लैपटॉप का प्लेन है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है ये सरफेस। तो इसके अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये कैसा होगा? इसका एरिया हम वो एरिया निकालते थे, यहाँ पे जो एरिया आएगा वो एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन आप कैसे कहोगे कि सर एरिया वेक्टर है? क्योंकि वेक्टर जब वर्ड यूज कर रहे हो तो इसका अर्थ क्या आपको मैंने बोला था कि कोई भी ए वेक्टर है, अगर वो वेक्टर है तो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा कि नहीं? ये इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर लिखा जाएगा कि नहीं इस फॉर्म में? ऐसे ही आप लिखते हो कि नहीं कि फोर्स इज इक्वल टू, जब आपके पास आता है 2i कैप, तो ये क्या होता है? 2 मैग्नीट्यूड और i क्या है? यूनिट वेक्टर। राइट, अब बोलोगे सर कि इसको इसको लिख के दिखाओ। अब यहाँ तो i और j को सेपरेट नहीं कर सकते सर, तो आप इस फॉर्मेट में लिख के दिखाओ। तो मैं बोलूंगा ठीक है लिख देंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2i प्लस 2j का अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा? ये जो वेक्टर होता है, ये ए कैप क्या होता है? ये होता है ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यही तो होता है ए कैप। तो लिख देंगे भैया 2i प्लस 2j डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये देखो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो उस फॉर्मेट में टाइम्स यूनिट वेक्टर। तो ये क्या बता रहा है? ये वही वेक्टर को बता रहा है, इसी वेक्टर को बता रहा है, लिखने का तरीका अलग हो गया।
ठीक है, तो सेम चीज अब हम इस पे प्रिंसिपल पे लगाएंगे कि सर आपने बोल तो दिया एरिया वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैं बोलूंगा कि जो सरफेस का एरिया जो हम लोग कैलकुलेट करते आए बचपन से, जैसे स्फीयर का सरफेस, ये स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है अगर इसका रेडियस आर है तो 2 pi r. 2 pi r. अरे वो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का। स्फीयर का मैं बोल रहा हूँ, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है। अरे भैया स्फीयर, ये स्फीयर, इसका ये सरफेस एरिया ये कितना होता है। अरे याद नहीं है, 4 pi r² कुछ ऐसा सुना था। Yes, sir. ये क्या होता है, स्फीयर का सरफेस तो होता है, सरफेस एरिया ही तो होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब डायरेक्शन की अब बात होगी, तो वो निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, इस चीज के लिए भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। कौन सी चीज के लिए, जो सरफेस 3D में एग्जिस्ट करती है। स्फीयर आप कभी भी लेना ना, स्फीयर आप एक स्फीयर ले लो, ठीक है, आपने एक स्फीयर लिया, क्या आप उसको एक प्लेन में रख सकते हो क्या। अगर मैं ऐसा एक स्फीयर लेता हूँ, ये एक स्फीयर है, ठीक है, मैं कोई भी प्लेन लेके आऊं, कोई भी कैसा भी प्लेन से इसको काटूं, क्या वो एक प्लेन में आएगा। वो एक प्लेन में आएगा, कभी नहीं आएगा। एक गोल बना के देखना, उसको कई किसी एक प्लेन से गुजारने की कोशिश करना, क्या कोई एक प्लेन में रहेगा, नहीं रहेगा स्फीयर। लेकिन क्या मैं बोलूं, आपके पास ट्रायंगल एक प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है क्या। हाँ कर सकता है, ये देखो इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। रेक्टेंगल कर सकता है क्या, हाँ प्लेनर फिगर है, ये सारे प्लेनर फिगर है। प्लेनर फिगर मतलब क्या होता है, एक सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ ये भी हो सकता है कि वो अगर मैं मिनिमम करके ले जाऊं तब, मतलब आप अगर कोई प्लेन ऐसा वाला प्लेन लेके लाओगे तो ऑफकोर्स स्फीयर, ये स्क्वायर इधर है, आपने ऐसा प्लेन मार दिया तो नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक कोई तरीका में घुसेंगे, ट्राई करते करते, तो एक तरीका जरूर मिलेगा जहां पे इस प्लेन में पूरा एग्जिस्ट करवा देंगे उसके साथ ही। ये पूरा प्लेन रहेगा और इसी में एक आपका स्क्वायर भी घुसा रहेगा। यानी एक पॉसिबल है, एक तरीका, एक प्लेन पॉसिबल है जिसमें सारा कुछ जो स्क्वायर है उसके हर पॉइंट उसी प्लेन में एग्जिस्ट कर जाएंगे। लेकिन स्फीयर के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोन के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोन का जो सरफेस होगा वो 3D में एग्जिस्ट करेगा, 2D में नहीं एग्जिस्ट कर पाता है। हाँ उसका बेस जो होगा, सर्कल जो होगा, वो एक प्लेनर फिगर है, वो एक प्लेन में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे ना, आपके पास जो है प्लेनर फिगर के लिए ही दिया गया है, कर्व के लिए दिया गया है, कर्व के लिए भी हम निकालेंगे, उसका डिफरेंशियल फॉर्म में आता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एरिया वेक्टर कैसे है। ठीक है, आपको मैंने बोला एरिया अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाले जा सकते हैं। एरिया वेक्टर में सबसे लेते हैं, सबसे छोटा एरिया वेक्टर कितना बन सकता है। अगर छोटा से छोटा लेंगे कोई सरफेस पे, तो इतना छोटा एरिया लिया हमने, जिसको हम कहते हैं ds। ठीक है, अब इस एरिया के नॉर्मल एक अगर हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है। अब ये बात को अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं हाँ ये एरिया वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ये किसका, ये छोटा सा एरिया किसका होगा, एक सरफेस का, ये सरफेस है, ये एक सरफेस मान लो, ये एक सरफेस है मान लो अपने हिसाब से, ये एक सरफेस है, उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया और वहां पे क्या किए, ये नॉर्मल रखे। नॉर्मल कैसे होता है ये चीज मैं दिखाऊंगा, अभी फिगर दिखाऊंगा, फिगर देखते ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, यानी हम एरिया को अब वेक्टर काउंट करेंगे, इसका अर्थ है कि उसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। चलो देखते हैं कैसे, डायग्राम के थ्रू। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। देखो ये लिखा हुआ सरफेस ऑफ द बॉडी। पहली बात, सरफेस ऑफ द बॉडी ऐसे कुछ इंग्लिश के वर्ड नहीं है, इसको फिजिक्स में बहुत ही रिगरस वे में यूज किया जाता है। सरफेस ऑफ द बॉडी मतलब होता है द बाउंड्री ऑफ द बॉडी। आप स्फीयर को लेते हो, ठीक है, स्फीयर को लेते हो, अगर आप स्फीयर के किसी पॉइंट के अंदर स्फीयर के अंदर चले जाते हो, किसी पॉइंट पे चलते जाते एक जगह आपके पास आएगा जब आप सराउंडिंग की तरफ चले जाओगे। अगर एक कदम रखा तो सराउंडिंग में घुस जाओगे,
होगा कि नहीं? अगर मान लो कि एक सर्कल की तरह देखो, एक सर्कल सोचो, यहाँ पे आप हो, यहां से यहां तक गए, यहां दे गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ये जो पॉइंट होगा, अगर मैंने एक कदम भी आगे रखा तो मैं किस में चला जाऊंगा? सराउंडिंग में, उस सिस्टम को छोड़ दूंगा, ये सर्कल को छोड़ दूंगा कि नहीं? तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है? उसकी बाउंड्री होती है। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास 2D है, अगर हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आपके पास 2D वाला है, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, तो इसके इसकी जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है? वन डायमेंशनल हो जाती है 2D ऑब्जेक्ट का। हाँ है सर, देखो स्क्वायर का लिए तो लाइन ही, तो लाइन ही तो सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, यही तो उसकी बाउंड्री है। जब हम स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं? हम उसके बाउंड्रीज को ही तो सिर्फ दिखाते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं 3D पे चलते हैं, तो 3D पे अगर हम जाएंगे तो उसका बाउंड्री कैसा होगा? 2D होगा। सर सही बात है, अगर हम ये 3D लिए ना ऑब्जेक्ट, ये 3D ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, इसका कुछ सर्टेन लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है। तो अगर मैं इसका लेता हूं, सपोज करो अगर मैं यहां से लेता हूं, तो इसका जो सरफेस है, ये देखो, ये सरफेस है इसका, जो आप देख पा रहे हो वो है क्या? सरफेस ही है ना उसका। जो आप देख पाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, उस क्या देखते हो? उसका उसका सरफेस देखते हो, उसको ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हो आप। ठीक है, तो वो जो सरफेस है वो आपका कैसा है? 2D है। जैसे आपने क्यूब लिया, जैसे आपने क्यूब लिया, एक क्यूब उठाया, ठीक है, क्यूब है, एक 3D ऑब्जेक्ट है कि नहीं? इसके सरफेसेस क्या है? इसके सरफेसेस, इसके फेसेस है कि नहीं? इसके फेसेस, इसका फेस, ये वाला फेस इसका सरफेस ही तो है। इस पॉइंट के बाद जैसे ही अगर कोई जाता है इधर, तो वो क्या होगा? सराउंडिंग में चला जाएगा कि नहीं? जितना भी जो भी हम ड्रॉ करते हैं, जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, उसका क्या ड्रॉ करते हैं? उसकी बाउंड्री सिर्फ ड्रॉ करते हैं। तो ये सारे देखो, ये फेस, ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, इसके 6 सरफेसेस हैं जो कि प्लेनर है। ठीक है, 6 प्लेनर सरफेसेस है, समझ गए? 6 प्लेनर सरफेसेस है, ये बात याद रखना। मैं बोल रहा हूँ सरफेस तो पूरा होगा, लेकिन सब क्या प्लेनर है? नहीं, ये एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये पीछे वाला प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे वाले में। ठीक है, तो यानी एक प्रकार से मैं बोलूं कि अगर 3D ऑब्जेक्ट होंगे तो उसका सरफेस क्या होगा? 2D सरफेस होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहां पे मैं समझ गया कि द सरफेस एरिया जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर, जिसके बारे में बात कर रहा था, ये वाला, ठीक है, डी के साथ अभी लगा के काम करते हैं, वो ऐसे लिखेंगे, यानी इसका यही तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, यही लिख लो, और इनटू एन कैप, तो इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी आपको लिख दिया मैंने, अ सरफेस ऑफ द वॉल्यूम बॉडी विदाउट कंसिडरिंग इट्स मास डिस्ट्रीब्यूशन। हमें उसके मास के बारे में नहीं सोचना है कि कैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे नहीं, नहीं, उसका सिर्फ वॉल्यूम के बारे में सोचना है, और वॉल्यूम का जो बाउंड्री दिया गया है उसके शेप के बारे में सोचना है। ठीक है, इज any plane which is a part of the body and separate out the body volume from the surrounding, is any plane, कैसा भी प्लेन हो सकता है, कर्व या आपके पास स्ट्रेट प्लेन हो। ठीक है, कर्व या आपके पास मतलब नॉन कर्विलीनियर प्लेन भी हो सकते हैं, कर्व प्लेन भी हो सकते हैं। स्फीयर किसका एग्जांपल है? कर्व प्लेन का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना स्ट्रेट लाइन, आप बोलते हो तो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो सरफेस आपके पास प्लेन भी हो सकते हैं और नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है? बॉडी को, पार्ट ऑफ द बॉडी और उसके वॉल्यूम को किससे सेपरेट करता है? सराउंडिंग से। ठीक है, अच्छा, आपको थोड़ा भी लगेगा, क्योंकि फ्लक्स का जब तक मैं क्वेश्चंस या ऐसे डायग्राम ना दिखाऊं, थोड़ा सा आपको लगते रहेगा। चलो, अभी देखते हैं डायग्राम के थ्रू, अभी सब समझ में आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज टेकन इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, और यहाँ लिखा हुआ अलोंग द बॉडी टू सराउंडिंग। अब एक इसका चीज देखते हैं। आपने ये एक स्क्वायर लिया,
मैं बोलता हूँ इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, आपने बोला चलो ड्रॉ कर दिया सर, ये रहा। मैं बोलूंगा इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो क्या इसी के अपोजिट एक लाइन जाएगी, क्या उधर एक डायरेक्शन निगेटिव आएगा? बताओ आएगा कि नहीं? इसी पॉइंट पे हमने यही पॉइंट रखा है, ये प्लेन स्क्वायर जो है आपके पास, स्क्वायर का एक पॉइंट ए लिया है और मैंने बोला है इस पॉइंट ए पे नॉर्मल ड्रॉ करो। तो आपने बोला कि सर लीजिए, यहाँ पे ए लिया और इस ए पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और लाइन बनेगी जो कि वो भी नॉर्मल होगी। लेकिन ये देखो सर, यहाँ पे आप एन कैप की बात कर रहे हो, यानी डायरेक्शन की बात कर रहे हो। ये अगर पॉजिटिव एन कैप लिखेंगे तो इसको माइनस एन कैप लिखना पड़ेगा। होगा कि नहीं? हम देखते हैं कि नहीं, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है तो यहाँ आई कैप लिखते हैं इधर वाले डायरेक्शन को, तो इधर क्या लिखते हैं? माइनस आई कैप। यस सर। तो यानी यहाँ पे से दो नॉर्मल पॉसिबल है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा नॉर्मल को रखना है, और कंफ्यूजन बढ़ गया आपको एरिया वेक्टर बनाने के लिए। अब इसका आंसर हम बताएंगे, यहाँ पे देख लेना, अलोंग द बॉडी टू द सराउंडिंग। अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं जो कि 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और 3D ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होगा, 3D ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होगा, ये रहा क्यूब। ये जो सरफेस है, इसके सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूं कि इस प्लेन का इस सरफेस को देख रहे हैं, सिर्फ इस सरफेस को, बाकी सब सरफेस को छोड़ दे रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ एक सरफेस को, ठीक है। ये सरफेस क्या है? प्लेनर है। कैसे सर मालूम? तो स्क्वायर का, सॉरी क्यूब का जो फेस होता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर इज अ 2D ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे सर कि ये वाला जो आपका एरिया आ रहा है, आप तो इसका एरिया ले लोगे, अब इसका डायरेक्शन जब आप डिसाइड करने जाओगे तो दो नॉर्मल आएंगे, एक इधर डायरेक्शन में जाएगा और एक इधर जाएगा। तो हमें लेना कौन सा है? सॉलिड वाले में। सॉलिड वाले में कौन सा लेना है? जिसको हम कहेंगे आउटवर्ड नॉर्मल। इसको कहेंगे आउटवर्ड नॉर्मल। क्यों सर? मैंने क्या बोला? अलोंग द बॉडी टू सराउंडिंग डायरेक्शन, यानी बॉडी यहाँ पे अंदर में, बॉडी पे हम बैठे हुए, जैसे ही थोड़ा सा निकले बाहर चले गए। अगर मैं यही ये पॉइंट लेता हूँ बॉडी का, बॉडी का ये पॉइंट लेता हूँ और मैं इस डायरेक्शन में इधर चलूंगा तो बॉडी में ही रह जाऊंगा ना, रह जाऊंगा कि नहीं? अरे देखो, अगर एक Yes, sir. स्क्वायर, एक क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब के आप सरफेस पे आ गए, ठीक है। एक सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं जो प्लेनर सरफेस है, जो उसको स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस बाउंड्री पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे, या तो सराउंडिंग में जाएंगे या तो इस तरफ जाएंगे तो सिस्टम में घुस जाएंगे। तो अगर सिस्टम वाले तरफ जाते हैं, घुसते हैं, तो उसको कह देंगे इनवर्ड नॉर्मल। और अगर आउटवर्ड होगा, मतलब उस सिस्टम से बाहर की ओर लेके जा रहा होगा, उसको कह देंगे आउटवर्ड नॉर्मल। और ये नॉर्मल ये वाला होगा। ठीक है, अब हम क्लियर हो गए एरिया वेक्टर के बारे में, कि एरिया वेक्टर क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कोई 3D ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है, ठीक है सर, सरफेस जो होगा, अगर मान लेते हैं जैसे कोई भी कर्व सरफेस हो, ऐसा वैसा, लो ये कर्व टाइप का सरफेस है, 3D में बना दिया, हम किसी पॉइंट पे जाएंगे, उस पॉइंट पे क्या लेंगे? इसका डिफरेंशियल एरिया लेंगे, कितना है? DA। और यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। अभी ये सोचने की मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कर देंगे, ये विश्वास रखो भी, ठीक है। तो कर देंगे तो वो जो नॉर्मल आएगा, अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी आउटवर्ड वाला नॉर्मल होगा, वो लेके हम इसको क्या कर देंगे? अरे यार तुम बार बार, ये तो अगर ये बाहर जाएगा, हाँ, ये अगर बाहर जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, तो वो वाला नॉर्मल को हम काउंट करके यहाँ क्या कर देंगे? एरिया वेक्टर बना देंगे इसको, ठीक है। तो एरिया वेक्टर को आपने देखा, महसूस करके कैसा होता है। अब डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। अब इतने देर से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये देखो, ये आपके पास जो शीट है ये प्लेनर है। क्यों सर? ये देखो एक प्लेन में आ जा रहा है, सर्कल है, एक प्लेन हमने ले लिया, उसमें आ जा रहा है, ठीक है। इसी के लिए तो कहते हैं, याद करो,
इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, कई जगह क्वेश्चंस में ऐसे स्टेटमेंट रहेंगे, इन द प्लेन ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, इन द प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब क्या होता है, अगर कॉइल हमारे पास 2D स्ट्रक्चर का है, ठीक है, 2D अगर प्लेन 2D आपके पास कॉइल है, यानी 2D कॉइल मतलब वो एक प्लेन में पूरी तरह से घुस सकता है, तो वो प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस छोटे से पोर्शन को कंटेन करता है, ठीक है। और सारे भी प्लेन हो सकते हैं, मान लो कि हमने अब ऐसे कोई किसी ने बोला सर नहीं नहीं मेरे को मन ऐसे नहीं है लेने का, ये मैंने प्लेन उठाया, ये देखो सर ये प्लेन उठाया, तो ये प्लेन में क्या पूरा आ रहा है क्या, ये पोर्शन सिर्फ इसका आएगा ना, ये सिर्फ पोर्शन आएगा ना यहां से यहां तक, ये यहां से सिर्फ यहां तक, इस प्लेन में जो एग्जिस्ट कर रहा है, इस प्लेन में सिर्फ इसका एक छोटा सा लाइन आएगा, लेकिन हम कभी ना कभी रीएडजस्ट करके कहीं ना कहीं ले जाके उसको एक प्लेन में ले आएंगे। लेकिन ये देखो ये कर्व सरफेस है, ये कोन है सॉरी स्फीयर है, स्फीयर के पूरा पोर्शन है, उसका हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया, ठीक है। ये समझ लो कि इसका ये स्फीयर है, तो बहुत बड़ा स्फीयर है, ठीक है, उसका हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है, ठीक है, उसका छोटा सा पोर्शन ऊपर में देखो, कोई भी प्लेन गुजारोगे, कोई भी प्लेन गुजारोगे, कभी भी वो एक प्लेन में आएगा ही नहीं। ये वाला पोर्शन लेते हो तो ये एक ऐसा सर्कल वाला आ जाएगा, बस लो ये सर्कल आके रह गया बस, बाकी ये पोर्शन, ये वाला पॉइंट सरफेस का, ये वाला पॉइंट एक प्लेन में आएगा ही नहीं। लेकिन ये देखो इसका हर पॉइंट, इस प्लेन का हर एक पॉइंट, इस देखो इसका इसका हर एक पॉइंट इसी प्लेन में लाई कर रहा है, ए प्लेन में, लेकिन इसका सरफेस का हर पॉइंट एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता, इसी के लिए हम कहते हैं नॉन प्लेनर सरफेसेस या कर्व सरफेसेस। तो आपके पास एक एग्जांपल कौन सा हो गया कर्व सरफेसेस का, स्फीयर हो गया, ठीक है तो अब देखो हमने तो आपको बोला कि सर एक और चीज जो आपको अभी सोचने पे मजबूर करेगी, सर आपने एक और चीज बोल दिया, यानी आपके एक चीज आप बोल रहे हो कि ये अगर प्लेनर होगा, ये अगर प्लेनर होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट एरिया जो सरफेस जो होगा, तो अगर हमारे पास सरफेस प्लेनर होगा तो बेनिफिट क्या होगा सर, अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं तो नॉर्मल ऐसे ही है अभी, अगर मैंने इस नॉर्मल एक ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल है, ये पूरा प्लेन के नॉर्मल ही तो है, तो यानी इस प्लेन के नॉर्मल है, यानी इस पॉइंट पे भी तो वही आएगा सर, क्यों, क्योंकि वो पूरा प्लेन उस जो सरफेस है उसी के नॉर्मल में है वो खड़ा, तो वो हर पॉइंट पे वही होगा। ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिर्फ इस छोटे से एरिया के परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। तो अब ये बेनिफिट आपको समझ में आ रहा है कि इसका प्लेनर सरफेस हम लेने से क्या फायदा होगा। यस सर। इसी के लिए हम इस क्यूब को क्या करते हैं, पूरा एक बार में नहीं इसको ट्राई करेंगे, क्यूब को हम 6 फेसेस में बांट देंगे, क्यों, इसके एक फेसेस होंगे वो क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, और स्क्वायर कैसा है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है हमारा, जब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसका यहाँ पे एक नॉर्मल अगर घींच देंगे तो वो इस पॉइंट के लिए भी होगा, 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 लेकिन इसमें नहीं होगा, देखो इसमें नहीं होगा, देखो आगे इसमें, ये देखो आ गया। अब इसमें यहाँ पे आपको बोला था 2 पॉसिबिलिटी है, एक इधर भी बना रहा है और एक इधर भी बना रहा है, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे अभी। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा, ये छोटा सा पोर्शन लिया है डिफरेंशियल एरिया का, अब देखो यहाँ नॉर्मल ऐसे आ रहा है, कहते क्या है स्फीयर में, आपको याद है कि नहीं, स्फीयर में आपको बात मालूम है कि नहीं, स्फीयर में अगर हम सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मल ही होता है, यस सर। ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जाते हैं तो सर ये देखो, तो ये तो नॉर्मल यहाँ ऐसा बन गया, तो नॉर्मल वेक्टर तो अलग है ना सर, देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, देखो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, अगर इसको ट्रांसलेशन करते, इसको पैरेलल शिफ्ट के थ्रू करते, देखो ये कोई एंगल बन रहा होगा, जब तक ले 2 वेक्टर कोइंसाइड नहीं करेंगे तब तक ले वो सेम हो ही नहीं सकते, यानी हर पॉइंट पे इसका नॉर्मल अलग अलग आता है। इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बोल दिया कि हम लेते हैं प्लेनर सरफेस, प्लेनर सरफेस लेने से क्या फायदा हो जाएगा, हर पॉइंट पे उसका नॉर्मल सेम हो जाएगा, यानी यानी हम इसको ऐसे कह सकेंगे, ds अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ds,
तो उसको हम लिख देंगे ds का मैग्नीट्यूड टाइम्स n वेक्टर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो आपके पास आएगा s वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d, और n वेक्टर बाहर आ जाएगा। क्यों? सबके लिए सेम है, या सॉरी n कैप बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर ds एरिया के लिए सेम है, हर वो ds एरिया के लिए कॉमन है। देखो अगर मैं आपको ऐसे सोचूंगा, अगर ये सरफेस को आप छोटे छोटे पोर्शन में बांटोगे, इसको S1 बोलोगे, DS1 बोलोगे, इस पोर्शन को DS2 बोलोगे, सबके लिए देखो अगर मैं बोलूं कि DS1 प्लस DS2, सॉरी इस यहाँ पे n कैप लिखते हैं, इसका अपना लिखे, ठीक है, यहाँ पे s के अबाउट है तो n1 लिखते हैं, DS2, ठीक है, इसका n2 लिख देते हैं। अभी के लिए ये 1 है पॉइंट, ये पॉइंट 2 लेते हैं, ये पॉइंट 3 लेते हैं, ऐसे सबका लिखते जाते हैं, छोटे छोटे सब में बांट दिए। अप टू ऐसे सारे इन्फिनाइट तक लिखते हैं। ये सारे छोटे छोटे एरिया नॉर्मल वेक्टर एडिशन होके क्या देंगे? पूरे सरफेस का दे देंगे, सॉरी सरफेस का दे देंगे, पूरे सरफेस का दे देंगे, इनका समेशन, ये छोटे छोटे समेशन होते हैं, तो ये पूरा Yes, sir. सरफेस ही दे देंगे ना। लेकिन अब देखो n1 कैप, n2 कैप, n3 कैप सब सेम ही है ना, यहाँ पे अगर ड्रॉ करते सब सेम ही है ना। Yes, sir. तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ इसको कॉमन ले लेंगे, तो ds1 प्लस ds2 प्लस ds3 सबका देखो समेशन चलते जाएगा, और कॉमन में क्या आ जाएगा, n कैप। ये हो गया आपका सरफेस। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करेंगे, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, यही तो इंटीग्रेशन बन जाता है, यही तो होता है समेशन। जब आपके पास समेशन, आपके पास ऐसे छोटे 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 करते जाते हो, यही तो इंटीग्रेशन बन जाता है बाद, इसी को तो कहते हैं। ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन ही बन गए, सारे एरिया का समेशन ऑफ इन्फिनाइट स्मॉल पॉइंट्स, ये तो इंटीग्रेशन कहलाता है, यही तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कर्व सरफेस पे? नहीं, n1 क्या सेम होगा n2 का? यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये लिया छोटा सा, इसका अपना आ रहा है, ये कहेगा कि मैं इधर जाऊंगा, ये देखो ये अपना अलग बोलेगा, तो सबका n तो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्लेनर के लिए होगा। अब चलो तीसरी बात मैं आपको कंफ्यूज कर देता हूं, जो कि आपको थोड़ा सा अभी के लिए कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन इस चीज को जानते हैं तो फिर हम क्वेश्चंस कोई भी हमारे से सारे क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये आपने लिख, ये चीज आपने देख ली, ठीक है सर। सर आपने बोला था अभी तक सॉलिड, जो सॉलिड बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसके सरफेस के बारे में बात कहा था। एक सरफेस सर और भी होता है प्लेन, ये ओपन सरफेस। ओपन सरफेस क्या होता है? आपने ये ले लिया पोर्शन, ये वाला, आपको क्या मालूम कि ये आपके पास जो सिस्टम है वो ऐसा टाइप का है, या आपके पास नीचे वाला है? दो हो सकते हैं कि नहीं। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, अगर इसको लेते हैं, पहले वाले को लेते हैं, पहले वाले को अगर लेते हैं, तो सर आप बोले थे कि सिस्टम से ये देखो सरफेस पे चले गए। अब जैसे ही ये तो ग्रीन वाले, जब रेड वाला मान लिया तो ग्रीन वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक एक होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। अब आपने मान लिया 1 केस, किसी ने बच्चे ने मान लिया 1 केस, तो वो बोलेगा सर 1 केस तो देखो सर यहाँ पे सरफेस से, यहाँ पे सरफेस पे पहुंच के अब ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर, यहाँ सरफेस से अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो सिस्टम में घुस जा रहे, इधर की ओर बाहर निकलेंगे, तो यहाँ वाला जो नॉर्मल होगा ये आउटवर्ड होगा। दूसरे बच्चे ने कहा कि सर मैंने तो मान लिया था सर, आपने बताया नहीं था, मैंने नीचे वाले को अपना सिस्टम मान लिया था। अब नीचे वाले को मान लिया तो यहाँ से हम सरफेस पे पहुंचे, अगर हम इधर जाते तो भाई सिस्टम में घुस जाते, यहाँ जाते तो हम सराउंडिंग में जाते, तो आपने बोला था तो इधर वाला ड्रॉ कर दिया, तो सर देखो इधर नॉर्मल हमने बना दिया। यानी सॉलिड में हमें मालूम चल जाता है, जो सॉलिड मतलब क्लोज सरफेस होगा,
होगा कि नहीं, तभी तो सॉलिड को कंटेन किए हुए, वॉल्यूम को कंटेन किए हुए और अपने अंदर वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम का जो सरफेस होगा वो क्लोज्ड होता है। कभी देखा है कोन आपने बनाया है, तो मतलब कोन बना रहे हो तो उसका पूरा एक सरफेस दिखता है ना, उसका सरफेस दिखता है, तो उसने क्या कर रखा है, पूरा अंदर के जो मटेरियल है उसको पूरे तरह से सराउंडिंग से बचा के अपने अंदर कंटेन कर रखा है। तो आपके अनुसार यहाँ पे सर बोलोगे वो तो सरफेस में हमें समझ में आता है सॉलिड के साथ, अगर यही आप बता दोगे कि 1 वाला है कि 2 वाला है, अगर आप इसको ये सिलेंडर सिलेंडर 1 बना दोगे मुझे, तब मैं बता दूंगा आउटवर्ड है, लेकिन किसी बच्चे ने सिलेंडर 2 मान लिया तो फिर उसका गेम ये वाला आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास क्लोज्ड, इसी के लिए पीछे में देखना एक चीज बोला था, यहाँ पे देखो सरफेस ऑफ द बॉडी मैंने बोला था, बॉडी यानी 3D ऑब्जेक्ट के लिए जो सरफेस होगा वो हमेशा क्लोज्ड होगा और उस केस में हमेशा ऐसे ही होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ सिर्फ एक सरफेस देते हैं तो उसके लिए हमें नॉर्मल डिफाइन करना पड़ेगा अपने हिसाब से, उसे बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन वाले को ले रहे हैं कि इस डायरेक्शन वाले को ले रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे कैसे इसमें बताया जाता है, क्वेश्चंस में कैसे बताया जाता है, मतलब आपके पास क्वेश्चंस में दिए होंगे, वहां पे क्यों दिए होंगे भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ना तो हमें बता पा रहे कि ये वाला इनवर्ड है कि ना वाला ये वाला इनवर्ड है। जिस हिसाब से सिस्टम बना रहे हैं तो ये वाला इनवर्ड भी बन जा रहा है, ये वाला आउटवर्ड भी बन जा रहा है, सारा कुछ बन जा रहा है। ठीक है, यानी हम यहां से दो चीज समझ लिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर इज द एरिया ऑफ द सर्फेस, ये तो हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। अब मान लो ये छोटे से एरिया से कितना फील्ड लाइंस गुजर रहा है, फील्ड यहाँ पे होगी, जैसे हमने देखा है फील्ड लाइंस ऐसे जाते हैं जो कि कहां से ओरिजिनेट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से, कहां टर्मिनेट होते हैं, या तो एस्केप टू इंफिनिटी या तो निगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होंगे, फील्ड लाइन से यही काम तो करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लिया बीच में, तो मुझे बताओ कि इसमें से कितना फील्ड गुजर रहा हो। ठीक है, तो वो चीजें के लिए हम एरिया वेक्टर का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए सर आगे की ओर चलते हैं, ये याद रखेंगे हम लोग, जो अभी पढ़ेंगे वो प्लेनर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन प्लेनर आपके पास जनरली नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो पूछा जाएगा उसमें गॉस लॉ में जाके पूछा जाएगा, गॉस लॉ में थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपके पास सोर्स चार्ज दिए जाएंगे। सोर्स चार्ज क्या करता है, फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है कि नहीं, Yes, sir. फील्ड लाइंस अगर वो प्रोड्यूस करेगा, सोर्स चार्ज अगर फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा तो इसका या तो प्रोड्यूस करेगा या तो उसके अंदर टर्मिनेट करवाएगा, निगेटिव हुआ तो, यानी एक प्रकार से आपको फील्ड लाइंस उस पर नहीं बोला जाएगा, आपको सीधे सोर्स चार्ज दे दिया जाएगा, इनडायरेक्टली बात किया जाएगा। लेकिन स्टोरी किसकी चल रही होगी, फील्ड लाइंस उस एरिया से कैसे पास कर रहा है, वही फ्लक्स का स्टोरी रहेगा। ठीक है, चलिए Yes, sir. आगे आगे देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे क्यों। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ ऐसे गुजर रही है, यहाँ पे ये गुजर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे मेजर करेंगे, आपको ने कैसे बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल, ये क्रॉस सेक्शन से कितना पास कर रहा है वही तो फील्ड इंटेंसिटी देती है। तो यानी यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की जगह क्या रख देंगे, मतलब हमें फील्ड लाइंस जानना है तो ई पहले रखेंगे, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इसका डिफरेंशियल एरिया कितना है उस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे हम बोले तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ए पॉइंट पे इसका सरफेस का क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे और वो जो आएगा वो हमें फ्लक्स बताएगा। ठीक है, Yes, sir. अगर डॉट प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बात करें तो याद रखिएगा एक गेम जरूर माइंड में कोई खेलेगा, वो है कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री वाला।
cos 90 कितना होता है, 0 होता है कि नहीं, ये रहा cos का ग्राफ। यानी यहाँ पे अगर E और ds में 90 डिग्री का रिलेशन हो तो वहां से फ्लक्स पास नहीं होगा भैया। इसका अर्थ सर ये रहा एक क्रॉस सेक्शन, एक प्लेन लिया हमने, एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर एक प्लेनर है कि नहीं, है सर, इसका एक ही डायरेक्शन से काम चल जाएगा, ठीक है, ये रहा। अब मान लो कि फील्ड लाइंस ऐसे गुजार दिए इसके साथ, तो ये क्या बना रहा है, फील्ड लाइंस किस में है, फील्ड लाइंस उस प्लेन ऑफ द स्क्वायर में है। तो जो प्लेन ऑफ द स्क्वायर में है वो फील्ड लाइंस, यानी क्या हो गया, वो फील्ड लाइंस के पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा उसका नॉर्मल जो आ रहा होगा वो ना केवल इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर होगा, इस फील्ड लाइंस के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि देखो सर ये एक्चुअली नॉर्मल जो आपने ड्रॉ किया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब उस प्लेन में ही फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है, यानी उस लाइन के भी वो परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। Yes, sir. तो यानी यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या हो रही है, फील्ड लाइंस ऐसे लग रहे हैं कि उसी में सिर्फ अलोंग उसी सरफेस में ट्रेवल कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं। आपको पहला डायग्राम आपको दिखाया था, देखो यहाँ पे पहला डायग्राम आपको जो दिखाया था, ये देखो क्रॉस करते हुए दिखाया था आपको, ये देखो क्रॉस कर रहे हैं इस एरिया से। अगर मैं यही बोलूं फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं क्या इस एरिया को, No, sir. तो यहाँ पे ये कि इनका फ्लक्स का कॉन्स्टिट्यूट, ये क्या फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं करेंगे, ये फील्ड लाइंस कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो यहां से हमने दिखा दिया। अब हमने मेजर करना है यहाँ पे ई, यहाँ पे क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ए का डीएस जो एरिया होगा वो दोनों को क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और ऐसे ऐसे सारे एरिया पे अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे यानी सबका समेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस फाइनाइट सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है वो हमें मालूम चल जाएगा। तो जो आपको मैंने डेफिनेशन बताया था वो यही, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लग जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन इसी फॉर्मेट में रह जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए और फिर जो इक्वेशन आएगा उसका आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये इसको हम लोग मैथ्स पढ़ते, मैथ्स वालों को इंटीग्रांड कहते हैं, और ये वेरिएबल होता है जिसके टर्म्स में हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखेंगे तो आएगा। मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो भाई अब ये देखो आपने ये जो बनाया है, ठीक है, इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ सर आपने बताया था ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी जिसको कहते हैं, उस पॉइंट पे निकालेंगे, उसका डिफरेंशियल एरिया करेंगे और आंसर आ जाएगा। In a region of electric field strength at any particular point is defined as the electric flux per unit area around that point। वही मैंने बताया था कि हमने नया तरीका बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी उससे कितना पर यूनिट एरिया पास हो रहा है, वो मतलब इस प्रकार से रिवर्स प्रोसेस हो गया। इसको आप फ्लक्स को इसके टर्म्स में समझा रहे हो, फ्लक्स को आप इसके टर्म्स में समझा रहे हो सर, इसी को क्या कर दो नीचे में डीएस लगा दो, ये देखो यहाँ पे भी डीएस लगा दोगे, एक सिंपल है डॉट प्रोडक्ट लगा रहता है। मैं आपको ये ट्रिक के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये देखो सर ई यही तो हो गया, यही आप बता रहे हो, ई आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया थ्रू दैट पॉइंट ए, तो वहां पे हम फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे भी डिफाइन करेंगे, यानी अब हम उसके फ्लक्स के हेल्प से अब ये से डिफाइन करेंगे, और जब फ्लक्स हमें निकालना होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल लेंगे। हम लोग उल्टा उल्टा काम कर सकते हैं, मैं समझ रहे हो, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मतलब एक बार अगर आपको मन करे तो इलेक्ट्रिक जैसे कैसे कहते हो, आप ऐसे डिफाइन करते हो ना, x इज इक्वल टू वाई जेड लिखा हुआ है, तो आप इसी को कह दोगे, ऐसे मन करेगा तो x इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ y इंटू जेड, ऐसे भी कह सकते हो, या कह दोगे z इज इक्वल टू रेशियो ऑफ x बाई y।
कभी एक बार x को डिफाइन कर दिया, एक बार z को डिफाइन कर दिया, लेकिन दोनों रिलेशन तो वही बना रहा ना, समझ रहे हो? तो अपने मन से कभी e को डिफाइन कर दिया, कभी फाई को डिफाइन कर दिया, फाई को डिफाइन करना है तो इसको इधर ले जाके और फिर कहते रहो ऐसे। तो ये तो ऑफकोर्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स लैंग्वेज है हमारी, तो वो तो होते ही रहेगा ये वाले सीन। ठीक है, तो यहां से हम ये चीज जान गए। अब देखो यहां से अगर मान लेते कि हमारा एरिया जो वेक्टर है, अब इसका एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा बताओ? ये ऐसे ड्रॉ होगा कि नहीं? ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? अब आपके पास मैं एक केस देने चाह रहा हूं। अभी तक हमने क्या बोला है? हमारे पास जो होगा प्लेनर सरफेस होगा। दोनों हो सकते हैं सर, ओपन क्लोज दोनों हो सकते हैं। ओपन मतलब ये देखो सर, किस किस सॉलिड का पार्ट है हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है किस सॉलिड का पार्ट है, बस ये एरिया दे दिया गया बस। तो यहाँ पे अब आपके पास एरिया देगा, साथ में आपके पास ये भी बताएगा कि ये एन कैप जो है वो उसका यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इधर वाला भी हो सकता था, ये अपने हिसाब से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, यानी जब ये एन कैप आपको दिया जा रहा है कि फ्लक्स के कैलकुलेशन, एरिया वेक्टर के कैलकुलेशन में लगाइए, तो इसका अर्थ क्या है कि सिस्टम ऐसा होगा। होगा कि नहीं सिस्टम ऐसा टाइप का? अरे मेरा ड्राइंग थोड़ा यस सर। यस सर। समझ रहे हो? तो यानी इनडायरेक्टली आपको बता देगा किसी भी तरीके से कि हम किस सिस्टम पे बात कर रहे हैं। अरे ड्राइंग थोड़ा मेरा खराब होगा, ऐसे तो अच्छा था मेरा बचपन में ड्राइंग। हाँ ऐसा टाइप का होगा सिस्टम। ठीक है, वो अपने हिसाब से दे देगा, डिसाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक बात हो गया, प्लेन होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, आप ये कोई सुन। दूसरी बात होगा यूनिफॉर्म्ड रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे प्लेनर सरफेस के लिए होंगे और साथ में वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके थोड़ा सा संभल के काम कीजिएगा। क्यों संभल के काम कीजिएगा? जब मैंने बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अर्थ ये है कि उस प्लेन के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इसके अलावा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कोई और अलग वैल्यू, मान लो यहाँ पे ई, ये अपने आप जो चलने लगता है नहीं, हाँ तंग कर देता है। तो ये जो है आपके पास ये वाला जो दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला हर पॉइंट यानी यहाँ के पॉइंट जितने भी स्क्वायर के जो स्क्वायर सरफेस है आपके पास दिया हुआ है, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो उस पे स्क्वायर पॉइंट पे लाई कर रहा होगा सरफेस पे, ठीक है, उस सरफेस पे लाई कर रहा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, यस सर। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि हर पॉइंट पे, स्पेस के हर पॉइंट पे नहीं, प्लेन जो हमने जो सरफेस हमें कंसीडर करके दिया गया है उस सरफेस के हर पॉइंट पे ई क्या होगा? सेम होगा। जब ई सेम होगा मैंने बोला तो उसका अर्थ क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, अगर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा तो मैं किसी भी पॉइंट के लिए इसका अर्थ ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे अगर मान लो पॉइंट ए पे है, लिखते हैं पॉइंट ए पे लिखते हैं, इसमें मैंने क्या बोला था इसका नोमेनक्लेचर एडी, एट पॉइंट ए, या कुछ लोग कह लो एट पॉइंट पी, ड्यू टू वहां पे सोर्स चार्ज रहता था। अभी सोर्स चार्ज के बारे में बात नहीं करना, तो एट ए सिर्फ बोल रहे किसी भी पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ये ई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोई, मान लो इसका, इसको ई वाला बोलते हैं, ये रहा डायरेक्शन। ठीक है, अब हर पॉइंट पे रहेगा तो इसका अर्थ यह है कि हर पॉइंट पे अगर सेम बना हुआ है, चलो इसको हम पहले देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको कैलकुलेशंस में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो यानी यहाँ पे दो चीजें काम आएगी। ठीक है, और ई जब मैं बोल रहा हूँ यूनिट सेम है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कि हमारे पास एस दिया हुआ है,
एस दिया हुआ है, ये देखो एस दिया हुआ है। अब आपको वेक्टर की तरह सोचने के लिए मैं बोल रहा हूँ। भूल जाओ, इसका एरिया होगा कुछ, सरफेस एरिया एस होगा, और इसका नॉर्मल वेक्टर ये आ गया। ये क्या हो गया, आपके पास एस वेक्टर आ गया। अब आपको ऐसे सोचना है, ये एस वेक्टर है तो इसका भी कंपोनेंट बन सकता है। कैसे बनेगा सर? तो ये देखो सर, ये वाला एक नीचे वाला सरफेस बन रहा है, और एक ये वाला सरफेस बन रहा है। देखो इसको रेड कलर से, इसको इस कलर से, एक ये सरफेस बन रहा है, और दूसरा वाला कौन सा बन रहा है? दूसरा वाला नीचे वाला बन रहा है। ठीक है, ये देखो लग रहा नहीं है फुटबॉल बॉल का गोल पोस्ट टाइप का? ये फुटबॉल का नहीं होता गोल पोस्ट टाइप, कैसा लग रहा है? तो यह क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने दो कंपोनेंट में बांट दिया। ठीक है, तो यही चीज देखो, यही होते हुए दिख रहा है कि नहीं? ये देखो एन वेक्टर है। अब इसका देखो ये वाला का पोर्शन कैसा होगा, ये वाला का होगा आपका नॉर्मल वेक्टर नीचे की ओर, और इसका होगा इधर की ओर। तो देखो ऐसे ही लग रहा है कि नहीं, ये वाला वेक्टर को हमने डिकम्पोज कर दिया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर वैसे बनते हुए दिख रहा है। इसका फायदा क्या होगा सर? देख लो सर, यहाँ पे देखो, अगर फील्ड लाइन ऐसे आप गुजार रहे हो तो ये तो इसमें कोई फायदा ही नहीं दे रहा है, इसमें तो ऐसे ही गुजर रहा है। ये क्रॉस सेक्शनल, ट्रू क्रॉस सेक्शनल ये है एरिया। तो आप बोलोगे हाँ सर यही तो आप बोल रहे थे, ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट लगाने का कारण ही यही था, मुझे इफेक्टिव एरिया मतलब जो ई के डायरेक्शन में है, ई के डायरेक्शन में जिस अगर एरिया वेक्टर है तो हम इसको तुरंत डिकम्पोज कर देंगे, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी है। ठीक है, और ये वाले के साथ में ले लेंगे क्योंकि इसमें कोई नहीं होगा, यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में और ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के, उससे कम कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि इफेक्टिव उस, अगर सरफेस से देखना है कि इफेक्टिवली कितना पास हो रहा है, तो एक प्रकार से समझ लो उसको डिकम्पोज कर देंगे। कैसे डिकम्पोजिंग, किस डायरेक्शन में डिकम्पोज करेंगे? ई के डायरेक्शन में, एक ई के डायरेक्शन में अलोंग करेंगे और एक उसके परपेंडिकुलर करेंगे। समझ में आ गया? जो अलोंग वाला है एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर का अलोंग होगा, वो फ्लक्स देगा। सर अलोंग वाला फ्लक्स देगा, अभी आप बोल रहे थे कि जो उससे तो पास हो जाएगा, दोनों सेम लाइन में पड़ रहा है। अरे भैया ये देखो, ये एरिया वेक्टर का नॉर्मल है तो इसका प्लेन कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर। और फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। देखो लग रहा है कि नहीं फ्लक्स पास होते हुए? ठीक है, तो यहां पे हमें ये समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर एक बनाने से बेनिफिट क्या हो गया, हम इफेक्टिव एरियाज को देख पा रहे हैं जहां से पास हो रही है फील्ड लाइंस। ठीक है, इसको देखोगे आपने, इसको डिकम्पोज कर दिया, सेम स्टोरी चलती है। इसको यहाँ पे देखो ई के डायरेक्शन में, ई कांस्टेंट बना हुआ है तो सब जगह पे यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे ना, ये यहाँ पे भी यही होगा। वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट है तो यानी यही एरो दिखा देंगे, यही सेम एरो बनते जाएगा। क्यों भाई? तो इसका सर देखो ये डायरेक्शन भी सेम इसी के है, ये पैरेलल, और इसका लेंथ सेम मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम, तो हर पॉइंट पे सर ऐसे ही रहेगा। ऐसे ड्रॉ करते जाओ। हमें आपने बोला था यही पढ़ना है, एक तो प्लेनर लगा दिया था, एक बोला था यूनिफॉर्म। ठीक है चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव फ्लक्स। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी में जब मैं बोलता हूँ पॉजिटिव या निगेटिव चीज आता है तो बहुत थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में तो आप बोल देते हो डायरेक्शन के ऊपर सीधा, आप क्या करते हो, जैसे ही आता है -2 मीटर, अरे -2 मीटर सर मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, और -2 मीटर मतलब सर देखिए हमने जो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर कोई दूर चला, तो वेक्टर में क्या कर देते हो, माइनस को सीधे डायरेक्शन के साथ भगा देते हो। लेकिन स्केलर में ऐसे नहीं कर सकते। अगर मैं बोल दूं +2 कूलम, क्या इसका अर्थ होता है सर? 2 कूलम मतलब जो आपने डायरेक्शन माना था उसके उसी के डायरेक्शन में चल दिया 2 कूलम। नहीं, गलत बोल रहे हो, हमने बोला था प्लस माइनस, वहां टाइप बता रहा है। यही अगर मैं एनर्जी के साथ बोलूं, वहां प्लस माइनस आपको दिखाता है कि सिस्टम के अंदर में एनर्जी स्टोर है कि सिस्टम से बाहर गया है आपके पास।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होगा बताओ, स्केलर होगा या वेक्टर होगा? बताओ बताओ। स्केलर। स्केलर होगा। कैसे आपको मालूम चल गया? इससे मालूम चला सर, डॉट प्रोडक्ट, एरिया आपने वेक्टर बनाया अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आप वो वेक्टर बताते हो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो। तो जो फ्लक्स हमारे पास आएगा वो आएगा आपके पास स्केलर क्वांटिटी। अब इसका पॉजिटिव और निगेटिव का अर्थ यही होता है कि हमने जो एरिया ले रखा है, जो एरिया वेक्टर मान रखा है, ये एस वाले के डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाले में माना है कि उसके अपोजिट वाले में मान दिया। और इसको अगर हम सॉलिड के साथ अटैच करिए, अगर ये सरफेस अगर किसी सॉलिड का सरफेस है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स की ओर बता देता है। देखो कैसे, देखो अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, अगर हमारे पास फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, इसका अर्थ है कि फ्लक्स इज कमिंग आउट। निगेटिव आ रहा है तो एंटरिंग द, देखो यहाँ पे अगर एक क्यूब है, देखो भैया ये क्यूब आपने लिया, आपने एक क्यूब ऐसा ले लिया, अब यहाँ पे आपने ये सरफेस लिया है सर, यहाँ पे आप बोलोगे ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक है, यहाँ पे जाओगे सर, इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा कि नहीं? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना? क्योंकि देखो यहाँ से अगर घुसने की बाहर जाना है मुझे, इस तरफ जाएगा तो सिस्टम में आ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, वैसे नॉर्मल पे घुसना है मुझे, ये रहा एक नॉर्मल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जा रहा है, ये देखो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे हैं, मान लेते हैं यूनिफॉर्म है आपके पास, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये देखो एरिया वेक्टर इधर क्यों, और आपके पास ई का ये है तो कॉस 180 डिग्री बन रहा है, तभी तो निगेटिव आता है, आपके पास निगेटिव आ रहा है पोर्शन में। कब होगा, जब इन दोनों के बीच में ई और डीएस के बीच में कैसा एंगल होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। हाँ सर तभी तो होता है, देखो कॉस थीटा का जो ग्राफ बनाते हो सर, ये देखो पाई/2 पे निगेटिव जीरो आता है और उसके बाद निगेटिव आने लगता है। कॉस थीटा, थीटा किसके बीच में है, एंगल बिटवीन द ई एंड एस वेक्टर ना, यानी इन दोनों के बीच में अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो निगेटिव आएगा। इसका अर्थ क्या हो रहा है, इसका अर्थ हो रहा है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फील्ड लाइंस क्या करे, उस सरफेस के अंदर घुस रही है कि नहीं, निगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या कर रही है, सरफेस के अंदर घुस रही है, ठीक है, सॉलिड के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, सॉलिड के टर्म्स में। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो देखो यहाँ फील्ड लाइन ऐसे ही जा रही होगी, ऐसे जा रही है। अब देखो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, कॉस थीटा इनके बीच में जीरो, जीरो मतलब पॉजिटिव, यानी जीरो बोलो या एक्यूट बोल दो, इनके बीच में एंगल एक्यूट होगा, एक्यूट होगा यानी 0 से 90 के बीच में होगा, तो पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव, तो कॉस थीटा पॉजिटिव मतलब क्या होगा, कमिंग आउट। तो यही सर देखो फील्ड लाइंस ऐसे तो लग रही है, इस सरफेस से बाहर निकलते हुए आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव का अर्थ मालूम चल गया क्या होगा इसमें, yes sir, पॉजिटिव मतलब आउटवर्ड, कितने फील्ड लाइंस कैसे बाहर जा रहे हैं, फ्लक्स कैसे बाहर जा रहा है, और सॉरी फ्लक्स में बोल रहा, फील्ड लाइंस कैसे बाहर जा रहे हैं उस प्लेन को छोड़ के, ठीक है, उस प्लेन को छोड़ के। अगर आपके पास ओपन होगा तो आपके पास दे देगा कि S1 इसको मान रहे हैं कि इसको मान रहे हैं, तो आप अगर बोलोगे कि अगर इसको मान लिया सर, इसको मान लिया, अगर आपने वेक्टर, तो आपने बोला था कि इसके हिसाब से जो सॉलिड जिसका ये जो सरफेस का ये पार्ट होगा, ये प्लेनर, वो कुछ ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऐसा ही होगा, तभी ये हो सकता है। ये देखो, क्योंकि आपने क्या बोला था, आउटवर्ड वाले को ही मानना है हमें, फ्लक्स के साथ जो एरिया वेक्टर जब लेते हैं तो उस सरफेस पे आउटवर्ड वाले को मानना है। आउटवर्ड तब बनेगा जब हमारे पास कोई बॉडी होगी, तो आपको इनडायरेक्टली बॉडी ना बता के आपको बोल देगा कि ये आपके पास
इस वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को आपको मानना है कि ये होगा एरिया वेक्टर का नॉर्मल। ठीक है, तो उस सेंस में आपको देखोगे तब ऐसे क्या लग रहा है, ये फ्री लाइंस देखो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे ई ऐसे आपके पास आ रहा है, ये देखो यहाँ पे ऑप्ट्यूज टाइप का बना रहा है, ये इधर जा रही है, ये ऐसे आएंगे, ऑप्ट्यूज बना रहा है, ऑप्ट्यूज बना रहा है तो यानी क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब इंटरिंग। हाँ सर देखो यहाँ पे तो लग रहा है एरिया वेक्टर इस प्लेन, इसके अबाउट लग रहा है कि अंदर घुस रही है, ये देखो अंदर आ रही है, अंदर आ रही है, ये सिस्टम के अंदर घुस गई। और यहाँ सर देखो यही बनेगा यहाँ पे इसके प्लेन, अरे यार तो ये वाला थोड़ा, यानी आप क्या बोल रहे हो सर कि यहाँ पे देखो ये वाला ई का ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, ये क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल है। सर यहाँ पे देखो इस सरफेस को लीव करते हुए दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो मालूम चल जाएगा अभी। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं अभी हेक्टिक चल रहा है। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी आपको। जब मैंने बोला यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब आपने क्या बोल दिया, आप बोलोगे सर आपने डेफिनेशन बताया था डी फाई का इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, ई डी एस लगा दिया मैंने। सर आपने फिर बोला कि ये प्लेनर है, यानी सर प्लेनर है तो इसका अर्थ है कि इसको हम लिख सकते हैं डी एस, देखो ऊपर वेक्टर नहीं लगाया यानी मैग्नीट्यूड, इनटू एन कैप, यानी यहाँ पे सर ले लो यहाँ एन कैप, इसका जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा, बाहर आ गया यहाँ पे। अब ये एन कैप और ई के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना है। डीएस तो बेचारा अपना शांति से मैग्नीट्यूड है, स्केलर वाला बन के बैठ गया है। ठीक है, उसको तो कुछ करना नहीं है। जैसे मैं बोलूं ए वेक्टर टाइम्स बी इंटू सी वेक्टर, यहाँ पे बी क्या है, स्केलर वैल्यू की तरह है। अब इसके बीच में अगर हम बोले कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो ना, ए डॉट सी कर दो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी के साथ मल्टीप्लाई कर। सेम चीज यहाँ पे भी कर दिया। अब ये एन वेक्टर आ गया है हमारे पास। एन वेक्टर ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम प्लेनर लिए, प्लेनर सरफेस है हमारे पास, प्लेनर सरफेस है तो एन कैप इधर बाहर आ जाएगा, हर पॉइंट पे सेम एन कैप का वैल्यू रहता है। ठीक है, अब ये डी ई, अब आपके पास दूसरा हमने बोल दिया कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसा रहेगा, हर पॉइंट पे सर, उस सरफेस के हर पॉइंट पे ई कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का अर्थ ये मैं मानता हूं। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि उसके पास हर पॉइंट पे अगर ये है तो एक ई नॉट मान लेते हैं उसका वैल्यू, ई नॉट होगा टाइम्स एक ई कैप होगा, यही बच जाएगा क्या। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ई को क्या लिख दिया, ई एक वेक्टर है, इसको एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चेंज कर दिया, चलो ई ही लिख देते हैं, ई इंटू ई कैप। भैया इसको लिख सकते हैं ना, अभी तक यही बोल रहे थे ना, तो ये यहाँ पे लिख दिया। बेटा कोई भी अनम्यूट कर रखे हो तो म्यूट कर लेना प्लीज। ठीक है, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे पास क्या हो गया, ये भी तो मैग्नीट्यूड बन गया ना, अब इसका तो ये है नहीं वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट में तो शामिल होगा ही नहीं। इसको और इसको अलग ले लो। अब इन दोनों का, ये दोनों जो ई वेक्टर है और एन वेक्टर है वो एक्चुअली क्या है, वो आपको एक लाइन के थ्रू ही दिखा सकते हो। ये रहा इस पॉइंट पे ही नहीं, इस पूरे प्लेन पे ये रहा इसका एन कैप, और ये रहा पूरे जितने भी हर पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो डायरेक्शन है वो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कैप। अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ये तो है यूनिट वेक्टर, तो इसके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या बच जाएगा, सिर्फ उन दोनों के बीच में कॉस थीटा। अरे भाई ये देखा है कि नहीं, फिर भूल मत जाना, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब मैंने क्या बोला, ये और ये अगर यूनिट वेक्टर होंगे यानी ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का मैग्नीट्यूड 1, तो क्या बच जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। और ई डी एस, अब देखो ई
कॉस थीटा, कॉस थीटा तो सब जगह हर पॉइंट पे सेम है ना भैया। अगर यहाँ पे ई का डायरेक्शन ये रहा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा, देखो ये थीटा, यहाँ पे भी यही रहा, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही रहा। कॉस थीटा तो सब जगह कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। ई भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वाई भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। बचेगा डीएस। डीएस का इंटीग्रेशन, इसका अर्थ क्या हो गया, ये सरफेस एरिया ही तो हो गया, इसका जितना सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है वो तो एरिया ही तो आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ई ए कॉस थीटा। किसके लिए काम आएगा, प्लेनर होना चाहिए हमारे पास सरफेस, और सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू, जो कि हमने डेरिवेशन उसके डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। ठीक है, यस सर। ठीक है, यानी डेफिनेशन मोर फंडामेंटल होता है। हमने स्टार्ट इससे किया, ये कंक्लूड कैसे किया, कंडीशन लगा लगा के। ठीक है, चलो अब इसके हिसाब से देखते हैं। ये तो भैया आपने बहुत पुरानी स्टोरी बता दी। अब देखो, हमने ये देखो, ये अगर एक्स वाई जी प्लेन है और यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया, कौन से प्लेन में, वाई और एक्स प्लेन में सरफेस लिया, कोई सरफेस लिया जो कि हमें स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसके जो यहाँ पे जो आएंगे, देखो यहाँ पे अपना अपना इसका लेंथ होगा। मान लो ये स्क्वायर है तो इसका साइड लेंथ ए है, इसका साइड लेंथ ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं। और यस सर। डायरेक्शन क्या होगा, सर आपने बोला है ओपन सरफेस है, बताइए आप क्या होगा, आप बताना पड़ेगा। तो बोलोगे कि इधर परपेंडिकुलर होगा, यानी या तो आई कैप इधर होगा या तो माइनस आई कैप होगा। यानी इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस स्क्वायर का, इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर से देखो, इस स्क्वायर का ए स्क्वायर या तो आई कैप या तो माइनस आई कैप। अगर हमारे पास जेड और एक्स प्लेन में है तो उसके जो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होगा, किसके, वाई के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, वाई के तरफ के वाला तो यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, जे। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये वाले जो आपके पास सरफेस दे रखा है जो एक स्क्वायर है, तो ये जो सरफेस जो एक स्क्वायर है वो प्लेनर है सर। इस बेसिस पे इसका हम एरिया वेक्टर सीधे लिख सकते हैं। अगर प्लेनर है तो एक ही डायरेक्शन बनाएंगे जिसको कह देंगे ए कैप, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जे कैप की तरह काम कर रहा है। ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, या तो आई कैप होगा या तो जे कैप होगा या के कैप होगा, जैसा भी हो। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड आ गया ए स्क्वायर, जो आप बात करते रहते हैं, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो सर सर्कल भी तो है प्लेनर, मैंने बोला हाँ है, तभी तो बोला। कोन का बेस कैसा है, बेस का जो ये रहा कोन है, कोन के सरफेस क्या होंगे, ये वाला कर्व सरफेस। याद करो बचपन में पूछते थे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या लिखते थे वहां पे, बचपन में याद है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, या पूछते थे कर्व सरफेस एरिया, बताओ याद है कि नहीं। अरे बचपन में पढ़ते थे कि नहीं ये चीज। यस सर। तो उस समय जब Yes. पढ़ते पढ़ते थे तो इसका अर्थ क्या होता था, कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आप कैसे करते थे, चलो 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 सर ये इसको बांट देते हैं इस सिलेंडर को ऐसे तीन पोर्शन में, एक पोर्शन ये रहा इसका कर्व सरफेस एरिया है, इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको कह देते थे कि सर देखो इसका तरीका बता देते, 2πr इंटू एच कर देंगे, सरकमफेरेंस टाइम्स एच, ऊपर तक जितना फैला हुआ है, तो आपको एरिया दे देगा। एक प्रकार से अगर इसको खोलोगे सर तो हम बहुत तरीके बताते थे सर, इस पे ऊपर पूरा कपड़ा रपीट दो सर, फिर उस कपड़े को खोलोगे सर तो देखो सर ये जो लेंथ हो जाएगा ये क्या होगा आपके पास, 2πr आएगा सर, 2πr आएगा सर। और इसका हाइट क्या है, ये सिलेंडर का हाइट जो होता है वही होगा, तो ये जो सरफेस एरिया बन जाएगा सर ये यही होगा, ये एक रेक्टेंगल है, ये कैसे होगा मालूम चला, तो सर है तो वो कर्व सरफेस, तो इसी के लिए हमें फैब्रिक का जरूरत पड़ेगा, एक प्लेन तो ला नहीं सकते। हाँ उस जैसे ही नाप लिए फिर उसको ले जाके खोल के देखे,
तो हमारे पास ये आया। और सर ऊपर वाला तो प्लेनर है सर, ये तो पाई आर स्क्वायर होगा, इसका तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। तो इन दो सबको जोड़ दो सर, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाता था, सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाता था। वो क्या था, वो मैग्नीट्यूड वाइज शिफ्ट था। यहाँ पे सब पे डायरेक्शन लग गया है। तो प्लेनर वाले का तो हम बता देंगे आराम से सर, ये रहा, ये रहा। इसके लिए हाँ सर, इसके लिए दिक्कत होगा, देखो सर ये देखो, सिलेंडर के ऐसे रेडियली ऐसे निकलते जाएगा, हर जगह पे ऐसे निकलते जाएगा, यहाँ पे सबकी जगह अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सर्कल भी क्या होता है, हमारे पास प्लेनर ऑब्जेक्ट होता है, तो ये निकल के आएगा। इसका सरफेस, इसका क्या होगा सरफेस एरिया, पाई, पाई ए अगर उसका है तो पाई ए स्क्वायर, इसका एक मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन कैसे, या तो प्लस जे या तो माइनस जे। इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग वाले को यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं जी। ठीक है, यहाँ तक चले। तो अगर आ गए हैं तो ये वाले क्वेश्चन कीजिए आप, जल्दी से क्वेश्चन ये कीजिए। अभी कितना टाइम हुआ है, अरे यार 8:30 तो बड़ा जल्दी बच जाता है। थोड़ी देर और पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। अरे कोई कोई काम वाम तो नहीं है तुम लोग को। नो सर। ठीक है, तो साथ में क्वेश्चन करते हैं ना, साथ में पढ़ाई करते हैं। देखो मैं आपको अब क्वेश्चन, जब आप पढ़ रहे हो तो मैं बताता हूँ तरीका कैसे पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला बात, माइंड को क्लोज किए, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है वैसे रीड आउट करेंगे, कोई पहले से नहीं सोचेंगे क्या इसके बारे में पढ़ा होगा क्या नहीं पढ़ा होगा, वो चीजें नहीं। जो क्वेश्चन लिखेगा उसी पे सोचेंगे। अ स्क्वायर सरफेस, स्क्वायर सरफेस, प्लेनर सरफेस, ओके, लेंथ एल, यूनिट एम में दिया हुआ, अच्छा, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में ही यूनिफॉर्म है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। हमारे पास चेरी ऑन द केक टाइप की सिचुएशन हो गई। हमने क्या बोला था, सरफेस पे सब जगह पे कांस्टेंट होना चाहिए, ये तो बोला पूरे स्पेस में कांस्टेंट बना दिए। हमें बोला कि हमें तो बस सरफेस से मतलब था भैया, बाकी तुम बना दिए हो तो अच्छी बात है, हमने इंजॉय करें। ठीक है, तो प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द प्लेन, एक्टिंग अलोंग द प्लेन at angle theta with the horizontal side of the square, थीटा किसके साथ है, थीटा with the horizontal side। ये क्या बोल रहा है, जो ये फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, वो क्या है, एक्टिंग अलोंग द प्लेन, यानी यहाँ पे हर फील्ड क्या है, इसका डायरेक्शन क्या बता रहा है, इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो यूनिफॉर्म भी है, यानी हर पॉइंट पे सब जगह कांस्टेंट भी है, और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन अलोंग द प्लेन है। अगर यहाँ पे भी निकालेंगे तो यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन इधर, और सेम लेंथ का रहेगा, सारे जगह सेम एरो ऐड हो जाएंगे, सेम जैसे दिखेंगे। यही बोल रहा है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, ई एक्टिंग अलोंग द प्लेन एट एंगल थीटा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी इसके साथ थीटा। तो यहाँ पे भी देखो, इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सब साइड थीटा है हर पॉइंट पे देखेंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस इज, अब सोचो एक बार और करने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने आपको एक और बात बता देता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब। हमने जो थीटा के बारे में बात किया है वो ई डॉट डी एस के बारे में बात किया, यानी ये जो थीटा होता है ये इन दोनों के बीच के एंगल होता है। ये जानबूझ के ट्रिक खेल रहे हैं, ये जो थीटा अपने मन से दिया वो क्या दे दिया, हॉरिजॉन्टल लेंथ के साथ एंगल दिया हुआ, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और उसका डायरेक्शन कैसे बताया है, इसी प्लेन में, जिस स्क्वायर में, जो स्क्वायर जिस जिस प्लेन में ये स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है उसी प्लेन में ई का डायरेक्शन है, सच दैट कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये हॉरिजॉन्टल साइड के साथ ये थीटा बना रहा है।
ठीक है। और हमने जो थीटा की बार बात किया है वो आपके पास एरिया वेक्टर और ई के साथ होता है। तो ये एक गेम खेलने की कोशिश किया इसने। अब बताओ कैसा होगा, इसका आंसर क्या होगा। हेमराज ने आंसर कर दिया, चलो अच्छी बात है। अरे थोड़ा ऐसे सोचो, मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था, पीछे बोला था, किस लिए ड्राइव कर दिया था ये छोटी सी चीज, ये कॉस थीटा। इसी के लिए तो किया था, इसी दिन के लिए तो किया था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छी बात है। सरफेस भी आपके पास स्क्वायर है यानी प्लेनर है। लगा दो ये फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या रखना है, बस ध्यान रखना है, थीटा किसके बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके बीच में है। ट्राई करो। प्रिया ने भी आंसर कर दिया। सान्या ने भी आंसर किया, मीनाक्षी ने भी आंसर किया, सब ने आंसर कर दिया। पल्लवी ने भी आंसर किया। चलो, राबिया भी आ गया, सबका आ गया। सीता ने भी कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ सबके सब अपने हिसाब से सोच रहे हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, अपने तरीके से सोचने के लिए मैंने बोल दिया, फ्रीडम दे दिया। अब आपने बोला कि सर ये दो चीज आपने पढ़ाई थी। अच्छा, सब। प्रिया ने अब आंसर किया, डी, ठीक है चलो। सर आपने आंसर ये बताया था, ये फॉर्मूला तो पढ़ा दिया था, आपके अनुसार मैंने लगा दिया आंख बंद करके कि आपने सीधे बोल दिया शालिनी। चलो, सब सबने सही आंसर कर रहे हो, अब सही आंसर कर रहे हो। ठीक है। तो अब देखो, आपने बोला था कि अच्छा प्लेनर सरफेस है, यूनिफॉर्म वाला है, फॉर्मूला लगाएंगे ई ए। ये तो इसका डेफिनेशन है ही सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसको मॉडिफाई करके हम यहाँ पे ले आए थे, ये दो चीज होने पे। और इससे हम क्या बोल दिए थे, ई ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया के पास। अरे ये देखो, ये जो स्क्वायर है, सरफेस एरिया तो या तो इसको इस फॉर्म में दिखाएंगे, डॉट या क्रॉस के फॉर्म में दिखा सकते हैं ना। अरे इस सरफेस के परपेंडिकुलर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, ये ऐसा दिखेगा ना। ये प्लेन में अगर फील्ड है, ये जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका जो डायरेक्शन है वो उस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो एरिया वेक्टर है वो एक्चुअली उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के भी, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है उसका जो डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होगा ना। अरे नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझ में आया सर। ये देखो, मैं बोल रहा हूँ, इस प्लेन में आपने एक लाइन लिया, कोई भी एक लाइन लिया, ऐसे लिया। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर, इस पूरे एरिया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमारे पास कैसा है, प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस के अगर परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन लेता हूँ, इस प्लेनर सरफेस के एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिया, तो अब ऐसे वाला हो लाइन, या इस प्लेन में ऐसे वाला लाइन हो, या ऐसे वाला लाइन हो, कैसा भी लाइन हो, जब तक के लिए वो उस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा सबके परपेंडिकुलर होगा ये। कोई से मतलब नहीं, सबके परपेंडिकुलर होगा ये। अरे ये देखो ना, ये देखो, यस ये सर। हाथ से देखो, ये मैं बोल रहा हूँ ये प्लेन है, ये स्क्वायर समझ लो, ये एक प्लेन है, ये स्क्वायर का एक पोर्शन समझ लो। मैं बोल रहा हूँ इसके परपेंडिकुलर, इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर, ये स्क्वायर मैंने बनाया, इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस स्क्वायर में देखो चार साइड है, अब ये वाला साइड हो
या ये वाला साइड हो या ये वाला साइड हो या ये वाला साइड हो, चारों हो या कैसा भी एंगल हो, इस प्लेन में कुछ भी लाइन एग्जिस्ट करेगा ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा। अरे फील्ड लाइंस अगर इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ ऐसे हो या ऐसे हो या कुछ भी थीटा बनाते हुए इसमें दे दिया, जो एन वेक्टर होगा वो एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ऑल दीज लाइंस होगा। तो हमेशा जब वो एंगल क्या आ रहा है, वो एंगल क्या है, प्लेन और उसके नॉर्मल, जो प्लेन और नॉर्मल ऑफ द प्लेन के बीच में एंगल क्या होता है। अरे बताओ, ये प्लेन और इस प्लेन का नॉर्मल के बीच में 90 एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ थीटा क्या होगा एक्चुअली में, ये वाले थीटा से मत सोच लेना, ये थीटा तो छलाने के लिए दिया गया आपको पास। हम बोल रहे हैं ये थोड़ी थीटा मानेंगे, हमने डेफिनेशन में रखा है ई डॉट डीएस। हमने क्या लिया है, ई और डीएस के बीच में एंगल। ठीक है, समझ में यस आया? सर। सबको आया क्या? नहीं आया तो एक बार समझाएं क्या फिर से? चलो फिर से एक बार कर देते हैं। चलो कोई नहीं, टाइम जाएगा, कोई नहीं इशू। अगर मैंने बोला ये बात बोला मैंने कि सर ये देखो, ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, यहां तक बस समझो। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन मीन्स, एक यहाँ पे जो फील्ड हमारे पास दिया हुआ है वो क्या होता है। फील्ड हमने एक बार एक माइंड में याद करो, पीछे रिकॉल करने जाओ, फील्ड आपने क्या बोला था, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड कैसे बनता है, वेक्टर फील्ड ऐसे बनता है कि अगर हमने एक चार्ज रखा, उसने क्या कर दिया, हर स्पेस में, अपने हर सराउंडिंग के स्पेस में हर पॉइंट पे एक वैल्यू असाइन कर दी कि नहीं, वही करता है कि नहीं, उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे जो इस प्लेन में, इस सरफेस पे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, वो जो है वो क्या है, उसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उसके यहाँ पे इस पॉइंट पे लेते हैं। तो अगर मान लो कि ये है ना, मान लो ये एक्स, ये सपोज करो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये प्लेन है एक्स और वाई, और ये जेड प्लेन है, ठीक है, ये जेड, सॉरी ये जेड एक्सिस है और इधर माइनस जेड एक्सिस चल रहा है, ठीक है। आप ये देखो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे, इस पे है या इस पे है, ये इस पे है, वो ऐसी है, ऐसी है, यानी इसका डायरेक्शन क्या है, ई वेक्टर का ये वाला सबका डायरेक्शन क्या है, इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है ना। और मैं दूसरा वाला जो डायरेक्शन ले रहा हूँ ये फील्ड के परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, ये फील्ड के परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, यानी अगर ऐसे देखो, ये देखो, ये थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे बनाया, ये ऐसे परपेंडिकुलर ले रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा डायग्राम इसमें 2D टाइप का है, 3D अगर बना रहता तो इसमें आपको थोड़ा समझने में होता आसानी। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, ये सरफेस समझो, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब इसके हर पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इसी प्लेन में है, मतलब इसी डायरेक्शन में है। या तो ऐसा है या ऐसा होगा, कुछ भी हो। अगर आपने ऐसा ले लिया तो सब जगह यही रखना पड़ेगा, यूनिफॉर्म है। या ऐसा हो, इस डायरेक्शन में हो तो ऐसा रखना पड़ेगा, या इस डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में भी हो भैया उसी प्लेन में है ना। तो उस प्लेन में है तो यानी इस प्लेन के हम परपेंडिकुलर एक वेक्टर ले रहे हैं, जो कि नॉर्मल वेक्टर कहते हैं इस सरफेस का। तो दो वेक्टर अगर मान लो कि ये इस पे है और ये इनके बीच में 90 डिग्री होता है, तो उसके बीच का कॉस थीटा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे आएगा, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा सा भी क्वेश्चंस करते जाएंगे और देखते जाएंगे तो फिर समझ में आते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए और ई के बीच में 90 डिग्री होता है, जिस कारण से यहाँ से फ्लक्स 0 होगा।
ठीक है, ये चीजें आ गई। अब देखो 3D ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट में मैंने वही बोला था ना कि आपको याद रखना ओनली आउटवर्ड, जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन काउंट होता है। यही मैंने बोल दिया था। देखो ये एक आपके पास क्यूब दिया हुआ है, आप क्यूब को क्या बोलते हो, 6 पोर्शन में डिवाइड कर देते हो। सिलेंडर को किस पोर्शन में डिवाइड कर रहे थे, 3 पोर्शन में। एक को बोल रहे थे कर्व सरफेस वाला, दो दो आपके पास सर्कल आ रहे थे, सर्कल प्लेनर। तो आपके पास एनालिसिस करने के लिए आसान हो जाता है, प्लेनर में बता देते हैं। ये क्यूब है तो उसके कितने फेसेस होंगे, 6। 6 फेसेस क्या होंगे, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं कि नहीं होते, तो प्लेनर है। तो इसके जो सरफेसेस हैं, टोटल सरफेस को हमने 6 सरफेसेस, सब सरफेसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे हेल्प क्या मिलेगा कि हर एक जो सब सरफेस है वो एक प्लेनर है, प्लेनर सरफेस है। तो इससे हेल्प क्या मिलेगा कि एक डायरेक्शन सीधे पॉइंट आउट कर देगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये चीजें दिख रही है ना, सब परपेंडिकुलर है। यस और सर। ये सब कौन सा आउटवर्ड वाला ले रहे हैं, क्या दूसरा वाला भी हो सकता है, हाँ सर ये वाला इसके अपोजिट, ये वाला नहीं लेना है सर। एरिया वेक्टर के लिए हमें सिर्फ आउटवर्ड वाला कैलकुलेट करेंगे, फ्री सरफेस में दे दिया जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो अब दूसरी बात, फ्लक्स ये वाली स्टोरी देख रखे हैं सर, ये वाले की इंटर करता है तो उसमें क्या होता है कि आपका पॉजिटिव या निगेटिव आता है। जब भी आपके पास अगर आउटवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है सर, इनवर्ड जा रहा है यानी इंटर कर रहा है तो आपके पास निगेटिव आ रहा है। फ्लक्स एसोसिएटेड टू A1 इज निगेटिव सर। देखो सर फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, एरिया वेक्टर बाहर है, तो निगेटिव होगा सर। देखो ऑफ कोर्स कॉस थीटा बना रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है सर, कॉस निगेटिव है। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि इंटर कर रहा है फ्लक्स, इंटरिंग द सरफेस। ठीक है सर, इसमें कोई इश्यू नहीं है। फ्लक्स लीविंग द सरफेस इज पॉजिटिव सर, देख लिया सर, जान गया सर। अब ऐसे ही देखो ये वाला आपके पास पिरामिड आएगा, तो पिरामिड को भी कैसे आप डिवाइड करोगे, ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल के फॉर्म में डिवाइड करोगे कि नहीं। क्यों सर, सर ये प्लेनर बन जा रहा है सर। रेक्टेंगल जो होता है एक प्लेनर सर, प्लेनर फिगर होता है। तो ये जो टोटल एक बार में सरफेस ऐसे नहीं पड़ रहे हैं, इसको 6 जितने पोर्शन है, एक पोर्शन ये, दूसरा और पीछे तीसरा और चौथा, और नीचे वाला क्या बनेगा आपके पास, एक स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम अपने दो एक दो तीन चार और नीचे 5, टोटल 5 सरफेस में बांट देंगे सर। इससे बेनिफिट होगा किसका, सारा ये होगा। लेकिन अब इसमें सर, इसमें तो बांट ही नहीं पाते सर, इसमें नहीं हो पाएगा। तो इसके हर पॉइंट का डीएस एरिया का अपना अपना यूनिट वेक्टर होगा, जो प्लेनर नहीं है। ठीक है, अब ये बहुत आगे लेवल में पढ़ाया जाता है कि कैसे निकाला जाता है यूनिट वेक्टर, ये आगे लेवल में पढ़ाया जाएगा आपके पास। ठीक है, यस सर। अब देखो ये चीजें वही वाली बातें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है निकल रही है। देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी। ई जब मैं बोल रहा हूँ सेम होगा, इसका अर्थ है कि उसका डायरेक्शन भी सेम होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो अगर मैंने कोई को मान लिया है यहाँ पे पूरे, मतलब ये एक ही उसी सरफेस पे नहीं, पूरा सरफेस, पूरा सॉरी स्पेस, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। यानी उसका एक कोई भी आप एक आर्बिट्री शेप का डायरेक्शन रख दो, लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर दिया तो सारे पॉइंट्स को वैसे ही असाइन करने पड़ेंगे। तो उस केस में अगर देखते हैं तो इस सरफेस से देखेंगे, तो इस सरफेस का देखेंगे सर, यहाँ पे देखो ये एरिया आएगा, इधर आगे ए स्क्वायर बन रहा है, इसका सरफेस एरिया आएगा आपके पास ए स्क्वायर, ये रहा इसका नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर का ये आ गया सर। और आपके पास फील्ड हो गया, आपके ने अगर ऐसे ले रखा है, इनवर्ड वाला दे रखा है, तो सारे जगह वही अब लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी वही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर और ई, ये क्या हो रहा है, 180 डिग्री बना रहे हैं, प्लेनर प्लस यूनिफॉर्म, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ई ए कॉस थीटा, सीधे यही देखेंगे। तो देखो सर ई का इधर, इधर इसका कॉस थीटा, तो ये माइनस में आ रहा है, यानी फ्लक्स क्या कर रहा है,
इंटर कर रहा है। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव का अर्थ क्या है, फ्लक्स इज इंटरिंग। यहाँ देखो पॉजिटिव। अब अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ई यहाँ पे भी वही वैल्यू रखेगा। तो इस कारण से नेट इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, 0। सबको जोड़ेंगे। और यहाँ वाला सर, अरे भैया यहाँ पे रख दिया, तो ये देखो ये तो उसी प्लेन से पास हो रहा है। इसके साइड वाला ये भी वही प्लेन से पास हो रहा है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ भी देखिए सर, आपने बना रखा है इसके डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन। अभी देखो ये 90 डिग्री है सबके साथ। ये वाला देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रखा है, तो ये देखो 90 डिग्री बना रहा है। तो सिर्फ किसके कारण दे रहा है, A1 और A2 के कारण। ये चीजें दिख रही है ना, क्यू 0 आ रहा है, यस सर। ठीक है ना। तो नेट आपके पास 0 आया। चलो, यही सेम चीज सिलेंडर में होगा। सिलेंडर में देखो थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया, यहाँ पे कर्व सरफेस है। तो यहाँ पे बेनिफिट कैसे आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये कर्व सरफेस होते हुए भी दो तो हमारे पास जो प्लेनर आ गए, ठीक है। अब इन दोनों का तो हम काम चला लेंगे। अब ये वाला कर्व सरफेस पर दिक्कत कर रहा है, पहले चलो इसके थ्रू दे आते हैं, A1 के थ्रू। तो A1 के थ्रू आपने बोला ये रहा, ये आपके पास P प्लस U, यानी प्लेनर प्लस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, E A cos थीटा। थीटा किसके बीच में होता है, ई और ए के बीच में। देखेंगे ए का नॉर्मल वेक्टर इधर आया, ई का इधर आया। अगर ऐसे अगर ना बना के आपको मन करे ऐसे बनाने का, तो भैया एक बार आपने रख दिया तो उसके बाद सबको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। उस केसेस में आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी आपको सेम आंसर आएगा। ये मैथमेटिकली चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, लेकिन सेम आंसर आता है आपको, ठीक है। इसका बस यही समझो, उसमें भी सेम आंसर आएगा, बस मैथमेटिक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसी के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। प्ले कर्व सरफेसेस वाले, और हमें पढ़ना भी है प्लेनर वाला से, ठीक है। तो यहाँ से A3 से क्या होगा एक्चुअली में, देखो ये 3 लाइंस गुजर रही है ऐसे ऐसे ऐसे। जब भी होगा, जब भी होगा, जैसा भी होगा, सब यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर सब परपेंडिकुलर बना रहेगा। तो इस सरफेस से इस कर्व सरफेस में तुम्हें सीधे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, E.ds वाला, क्योंकि है तो नहीं एस कि इसको ऐसे सीधे लिख सकते हैं, S इंटू एन वेक्टर। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कर्व सरफेस में नहीं लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि सर देखो ऐसा ऐसा होता है। अब इसका अपना इधर है एन, इसका अपना एन इधर है, तो कैसे लिखेंगे, वहां N1 N2 सब कॉमन बना दिया था, तब जाके सारे निकल के आते थे। यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे सीधे जो डेफिनेशन है वहां से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलोगे अच्छा E.ds का देख लेते हैं, या देखो E इधर बह रहा है, और ए वेक्टर इधर, ds का जो वेक्टर जो आ रहा है वो ऐसा है, और E का वेक्टर जो है मतलब डायरेक्शन वाले फॉर्म में, मतलब जिस डायरेक्शन कौन सा है, E का मतलब यूनिट वेक्टर समझ लो। E को ऐसे लिख देते ना, तो यूनिट वेक्टर E का वो इस डायरेक्शन में है, और एरिया का जो है आपका नॉर्मल एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ठीक है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन वो ये है। और वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री बना रहा है। तो सबके पास सबका वैल्यू 0 होते रहेगा, सबके पास सब पॉइंट पे 0 होते रहेगा, सब पॉइंट पे 0 होते रहेगा, सब पॉइंट पे 0 होते रहेगा, अल्टीमेटली समेशन उसके थ्रू 0। तो कौन सिर्फ इफेक्टिवली काम करता है, ये एरिया और ये। ठीक है, लेकिन हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये तो आपको एक्सप्लेन करने का है, वो कैसा आएंगे, PU में आएंगे, यानी प्लेनर और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको पहली बात बताया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने ये नहीं बोला पूरे स्पेस में होना चाहिए, मैंने क्या बोला है कि एरिया पे जिस जिस सरफेस पे आप निकाल रहे हो, उस सरफेस के हर पॉइंट पे ई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ई कांस्टेंट होना चाहिए, इसका अर्थ है कि दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि यस देखो सर। यहाँ, यह यहाँ पे भी 0 आता है, क्योंकि यहाँ से देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका होगा मतलब निगेटिव एंट्री, निगेटिव इंटर, और पॉजिटिव आपके पास लीविंग।
फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, उसके थ्रू जीरो पास हो रहा है, जितना इंटर कर रहा है उतना एग्जिट भी कर जा रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लगाओ, देखो ये क्वेश्चन लगाओ और फिर समझ में आएगा। ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा यार बेटा, थोड़ा सिलेबस ज्यादा है मेरे पास, थोड़ा करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। अब देखो मैंने आपको एक बात बोला था, सरफेस पे सर, सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांस्टेंट बन रहा है, देखते हैं सर। आपने बोला कि ये एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है 3D के लिए, इसमें एक क्यूब रखा हुआ है सर। ये क्यूब कैसे रखा हुआ है, ये एक्स, ये यहाँ से एक्चुअली ये क्यूब क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे क्यूब ऐसे था सर, ये देखो सर। अरे वाह, सबने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया, ना फास्ट है सब लोग। अब हमने क्या किया, ये क्यूब ऐसे था, इसको यहां से उठा के यहां तक ले आए, कितना डिस्टेंस, ए डिस्टेंस ले आए एक्स एक्सिस के अलोंग में। तो ये देखो होगा क्या, ये देखो, ये देखो ये वाला प्लेन जो था वो था, ये देखो ये प्लेन है, इस प्लेन में देखो, ठीक है, इस प्लेन में मैं बोल सकता हूं यहाँ पे सिर्फ z और y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी। z और y प्लेन में, z और y प्लेन में तो x तो हमेशा जीरो रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं, अगर यहाँ इस पॉइंट को अगर आप लिखते हो, इस पॉइंट को, तो ये देखो कुछ ना कुछ ये यहाँ पे z बना रही है, कुछ ना कुछ ये y बना रही है, ठीक है, ये y आ गया आपके पास, लेकिन x कहाँ पे है, ये देखो x के साथ कुछ बना रही है क्या, नहीं बना पा रही है, यहाँ पे ओरिजिन पे ही चिपक जा रही है, इसके ओरिजिन पे ही चिपक जा रही है ये लाइन पे, ये जो लाइन जा रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं तो सेम चीज देखो, यहाँ पे इसका z अलग आ रहा है, इसका y अलग आ रहा है, लेकिन x तो उसका जीरो ही रह रहा है। यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट को देखोगे तो ये देखो यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे हम इस पॉइंट को पहुंचने के लिए पहले इतना x जाएंगे, ठीक है, इसको कह देंगे a, मान लेते हैं अभी a कह लेते हैं, हाँ इसका साइड लेंथ a है, ठीक है, a गए सर दूरी, और अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को हमें ट्रैवल करना है, इस सरफेस के इस फेस के पॉइंट पे जाना है, किसी भी पॉइंट पे जाना है, तो हम पहले a आएंगे x पे, इस प्लेन में आ गए, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कैसे y और x को रखे, सॉरी x और z, सॉरी y और z को रखे, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आप बोलोगे कि सर देखो आप y इतना डायरेक्ट, आपने पहले x इतना चल दिए, ठीक है, यहाँ तक आ गए, और फिर अब ये देखो y इस ऊपर गए, इतना y गए, अब इतना डायरेक्शन z चले जाओगे, तो ये लोग पॉइंट के पास पहुंच गए। तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसे ही दिखाता है ना, a दूरी गए x के, फिर y यहाँ पे मान लेते इतना y गए दूरी, ठीक है, और इतना फिर z गए, z डायरेक्शन में, यही गए ना, इसी z डायरेक्शन में गए फिर इधर, तो a y और z ही तो लिखा रहा है। फिर मैं बोलूं इस पॉइंट पे जाना है, तो आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है इस पॉइंट पे जाना है, पहले a डिस्टेंस आए x एक्सिस पे, फिर क्या बोला, फिर y चले, और फिर z डायरेक्शन में ऐसे पहुंचे, पहुंच गए कि नहीं इस पॉइंट पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा y डैश, ये कुछ y डैश है, यहाँ पे गए y डैश तक, और यहाँ गए तो z डैश आ गया, ये z अगर है तो ये अपना z डैश हो गया। लेकिन एक चीज देखो, हाँ, x का तो कोऑर्डिनेट बैठा हुआ है, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है सर कि ये जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कांस्टेंट ऑफ फील्ड दिया नहीं है, ये तो मैं मान रहा हूँ, ये देखो ई नॉट एक्स दे रखा है, एक्स को घुसेड़ दिया बीच में, तो कांस्टेंट तो नहीं है, यूनिफॉर्म तो दिख नहीं रहा है, यूनिफॉर्म रहता है तो क्या होता है, कोई एक वैल्यू रहती,
तो यूनिफॉर्म है नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स है सर। लेकिन आपने जो बोला था ना कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे ई का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो ये सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस सरफेस पे अगर मैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखता हूं इस सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे अगर मैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखता हूं किसी भी पॉइंट का, तो उसके लिए ए कांस्टेंट बना हुआ है, यानी यहाँ पे ई नॉट इंटू ए इस हर पॉइंट के लिए ई क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये वाला केस लगेगा सर, कौन सा, प्लेनर है सर, हाँ सर ये स्क्वायर है, प्लेनर है। यूनिफॉर्म है क्या, हाँ सर, सरफेस के हर पॉइंट पे ई का जो वैल्यू आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। क्यों, क्योंकि ई इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स एक्स दे रखा है, एक्स हर पॉइंट के लिए सेम ही है इस सरफेस पे। तो एक प्रकार से ई नॉट टाइम्स ए आएगा यहाँ पे, इसका फील्ड आई कैप, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, ये रहा। अब देखो ये वाला साइड पे हम पहुंच रहे हैं, तो सर बोलोगे कि देखो सर ए गए, अब यहाँ पे आप बोल रहे हो ये पॉइंट पे आके दिखाओ, तो कहोगे कि सर देखो ए और ए इसका लेंथ, तो 2a हम एक्स की तरफ गए, फिर y कुछ जाएंगे और फिर कुछ z जाएंगे। लेकिन सर एक बात बताओ सर कि यहाँ पे हर जगह पे कैसे भी किसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, x तो उतना ही दूर ऑरिजिन से जा रहे हैं, हमारा y अलग हो रहा है, z अलग हो रहा है, z अगर ज्यादा है तो इधर चले जा रहे हैं, y अगर ज्यादा है तो ऊपर पहुंच रहे हैं, यानी लेकिन x तो वही रह रहा है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2a कॉमा y और z जो भी अपना रखते जा रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैसा होगा, x की जगह क्या रखेंगे, 2a ई नॉट आई कैप। तो क्या इस हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, हाँ सर, क्योंकि इसका x सेम है, तो हर पॉइंट पे x सेम है, सबका x सेम है, तो यहाँ पे यही फील्ड होगा। तो इसका क्या हो गया, इसका दोगुना लेंथ का, तो सर ऐसा दिखेगा कुछ, यहाँ पे अगर इसका लेंथ x बना, मतलब ऐसा छोटा बना रहे तो उसका दोगुना लेंथ बनाएंगे। डायरेक्शन सर आई कैप है, वो तो सेम रहेगा सबका। तो ये देखो इस पॉइंट, जरूरी नहीं कि मैंने यूनिफॉर्म बोला था तो मतलब पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म नहीं, इस पोर्शन में इस पॉइंट पे देखो, ये इस पॉइंट पे ई नॉट ए आई कैप आ रहा है, इस पॉइंट पे 2a ई नॉट आई कैप आ रहा है। लेकिन हमें क्या बोला था, इस सरफेस को कंसीडर कर रहे, इसके हर पॉइंट पे वही होना चाहिए, तो है सर, तो सीधे लगाएंगे ई ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, बस। अब यहाँ पे लगाएंगे ई ए कॉस थीटा, सर यहाँ पे ई कितना है, तो सर आपने बोला ई नॉट ए, एरिया कितना है सर, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर ए टाइम्स ए, यहाँ पे इसका लेंथ दे रखा है ना, ये क्यूब है, तो क्यूब का कैसा होगा, इस सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया ए स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा सर देखो सर, यहाँ पे इधर बन रहा है इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में 180 डिग्री है सर, आई कैप, और इसका डायरेक्शन में इसके सरफेस का यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ, तो इसका क्या होगा, माइनस आई कैप, ए स्क्वायर माइनस आई कैप इसका एरिया वेक्टर होता है। तो इन दोनों के बीच में कॉस थीटा कितना बन रहा है, 180। जब 180 है तो ये देखो 180 पे क्या आता है, -1, पाई पे ये आता है ना आंसर, कॉस थीटा, तो माइनस में आएगा। यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर कैसा बनाएंगे सर, एक्स 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 की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, यानी वो क्या हो गया, इसका आएगा एरिया वेक्टर ए स्क्वायर आई कैप, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट 2a, और इनके बीच, अरे मैग्नीट्यूड से लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए था, और एंगल कितना है, इसका भी आई कैप, इसका भी आई कैप, एरिया वेक्टर का भी ए स्क्वायर आई कैप, और इसका भी आई कैप, ई नॉट 2a आई कैप, कॉस थीटा 0, तो यानी ये आपके पास थीटा 0, तो आपके पास कॉस थीटा मतलब कॉस 0 1 हो जाता है, तो यानी ये आ गया। अब हमें थ्रू द सर्फ क्यूब निकालना है,
तो ये वाला सारे एरिया तो देखो सर फील्ड लाइंस ऐसे ही चले जा रहा होगा। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे ये फील्ड क्या होगा, यहाँ पे ये देखो ऐसे फील्ड लाइंस जा रही होगी, अलग अलग वैल्यू होगा मानता हूं सर, लेकिन 90 डिग्री होने के कारण हमेशा क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पे सारे दूसरे सरफेस पे, सिर्फ इफेक्टिव कौन सा बचेगा, ये और ये वाला। तो एक क्यूब से हमें फ्लक्स निकालना है, क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो इन ये बाकी सबसे सर जीरो, दो एरिया से आ रहा है, एक एरिया ये वाला और एक एरिया ये वाला। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ पे इंटर कर रहा है, यहाँ से पॉजिटिव यानी यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई नॉट ए क्यूब। ठीक है, सबका निकाल भी लिए थे सब लोगों ने, वाह, हम ही लेट हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। हमने देखो सारा एरिया बांट दिया चार, ये 6 सरफेसेस में, इसके अपने अपने बन गए, सारे प्लेनर बन गए। ठीक है, यहाँ पे देखा, इस सरफेस पे देखा, हर सरफेस पे देखा, यहाँ पे सबके आई कैप होगा, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे लेते हैं इस सरफेस का, ये वाला सरफेस ले रहे हैं, हर पॉइंट पे यहाँ पे जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसके हिसाब से ई नॉट एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा आई कैप हुई होगा, यानी डायरेक्शन हमेशा आई कैप रह रहा है। और ये देखिए सर यहाँ पे भी वही होगा, मानते वैल्यू अलग होगा, ई नॉट इसका अपना एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, यहाँ पे x1 माना, इसको x2 मान लेंगे अपना x का, लेकिन आई कैप हमेशा रहेगा। और ये वाला कैसा रहेगा, ये y डायरेक्शन में j कैप रहेगा, तो j डॉट आई हमेशा जीरो रहेगा सर। ये वाला सरफेस जीरो देगा सर, ये वाला नीचे वाला भी सरफेस जीरो देगा, ये वाला सरफेस भी जीरो देगा सर। क्यों, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ इस पॉइंट लेते, ये सरफेस का इस पॉइंट पे ले रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फंक्शन से दे रहा है, ई नॉट एक्स आई कैप, ये पॉइंट का अपना एक्स कोऑर्डिनेट होगा सर। तो मान लेते हैं इसको 3 मानते हैं, इसको 0.3 मानते हैं, तो ई नॉट x3 कुछ भी होगा, जो भी होगा आई कैप होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से आएगा वो ऐसा होगा, आई कैप मतलब इधर। और ये देखिए सर z डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये देखिए k आएगा इधर, यूनिट वेक्टर किसका, एरिया का, k आएगा। प्लेनर है सर तो सीधे बोल सकते हैं, प्लेनर है तो k कैप सीधे लिख देंगे। और k डॉट आई हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। सब जीरो दे रहा है, सिर्फ ये वाला A1 वाला और A2 वाला नहीं दे रहा जीरो। और इसके हिसाब से निकाला, देखो आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, कोशिश करते रहेंगे आ जाएगा, चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैंने अच्छे से क्वेश्चन करवाए, इससे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और यही चीज हम मैग्नेटिक फील्ड, यही मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ेंगे, और वहां फैराडे लॉ आपको दिखेगा चीजों में, क्वाइल का प्लेन, वहां पे ऐसे नहीं होंगे लेकिन वो प्लेनर ऑब्जेक्ट होंगे, वहां क्वाइल ऐसे आर्बिट्री शेप में रहेंगे, कोई भी ऐसा रखो, दो क्वाइल, एक क्वाइल रख दिया, इस क्वाइल जो होगा वो प्लेनर होगा। अच्छा ठीक है, प्लेनर होगा यानी एक प्लेन में आ जाएगा, यानी इसका अर्थ क्या है, इसके लिए एक कोई पॉइंट के लिए मैं नहीं सिर्फ बोलूंगा, ये पूरे सरफेस के लिए ये नॉर्मल क्या काम करेगा, ये इसका बताएगा, मतलब उस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, और वहां पे बी के टर्म्स में देखेंगे, या ई के टर्म्स में देख रहे हैं वहां बी के टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में हमें निकालना पड़ता है भैया, सब में ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ये चीजें सब में निकालनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, आपको डेरिवेशन के टाइम में आएंगे लेकिन क्वेश्चंस वैसे नहीं आएंगे। ठीक है, अब स्फीयर के केसेस में एक जल्दी से ये कंप्लीट करके हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वाला। देखो स्फीयर के केसेस में अगर ये सरफेस लिया, ये छोटा सा सरफेस लिया, ये प्लेनर तो है नहीं, स्फीयर, जो स्फीयर हमारा होता है एक्चुअली, स्फीयर जो बोलते हैं ना वो एक्चुअली 2D सरफेस, 3D सरफेस होता है आपके पास। स्फीयर जो होता है 3D सरफेस होता है, यानी ये सरफेस जो है एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखो ये जो आपके पास ये मैंने शीट लिया है, ये एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसको मैं टर्न करके ऐसा बना देता हूँ, ऐसा बना दिया, क्या ये कभी एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, एक स्ट्रेट प्लेन में कभी एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर पाएगा कभी भी।
किसी भी प्लेन से इसको गुजार के देखना। तो सेम चीज जो आपके पास स्फीयर होता है वो एक प्लेन का नहीं होता है। तो ये आपको कह दोगे तो यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा। अब देखो यहाँ पे अब ले आया है पॉइंट चार्ज, अब एंट्री की है, अब इसने चार्ज ने एंट्री कर दी है, अब फील्ड लाइन से हट रहे हैं। फॉर्मूला तो लगेगा फील्ड लाइंस का, लेकिन अब हट रहे हैं। कैसे हट रहे हैं? तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज करेंगे क्या होगा, यहाँ पे E at any point on this surface क्या होता है कि इसका चार्ज Q बाय ये रेडियस R स्क्वायर इंटू R क्या, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड। अब देखो इस पॉइंट पे जब लेते हैं ये रेडियस के रेडियली आउटवर्ड, एरिया भी तो यही आएगा, एरिया वेक्टर भी तो, एरिया जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी तो यही आएगा। अब इन दोनों के बीच में देखो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, नसीब से एक चीज मिल जा रही है। तो क्या नसीब से मिल रही है सबके बीच में, ये देखो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी देखो ये रहा, और एरिया वेक्टर सर यही वाला तो रहता है सर, ये एरिया वेक्टर ये वाला देखो। अब इनके बीच में कॉस थीटा 0 है, यानी यहाँ पे कॉस थीटा 0 है, तो यानी सिर्फ क्या हो जाएगा ई टाइम्स कॉस थीटा, तो 0 आ गया, ठीक है। तो ई इंटू एस रह गया ds, इसका इंटीग्रेशन बच गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में E इस पॉइंट पे टाइम्स ds, कॉस थीटा इनके बीच में 0। तो देखो हो क्या रहा होगा, आपने क्या बोल रहे हो, समेशन ऑफ ऑल दी स्मॉल पॉइंट्स, ऑल दी स्मॉल पॉइंट्स, उनका क्या कर रहे हो E, और वहां का सरफेस एरिया ले रहे हो, वो सरफेस एरिया डिफरेंशियल ds होगा, छोटा सा एरिया होगा, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है, ये आ रहा है ई डी एस। क्यों? वेक्टर गायब हो गया। कह रहे हो कि देखो सर डॉट प्रोडक्ट में लिया तो ये रहा, ई को ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ई वाला रखा तो इसको रख दिया के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर कैप आ गया, और यहाँ पे एरिया वेक्टर आ गया डी एस आर कैप। इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट यानी आर डॉट आर 1 बन जा रहा है, यानी आपके पास क्या आ रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस का इंटीग्रेशन सिर्फ रह जा रहा है, और इसी को इंटीग्रेट करोगे तो देखो के क्यू बाहर आ जाएगा, आर सबके लिए सेम है, हर पॉइंट के लिए आर सेम है कि नहीं, हर पॉइंट के लिए ये सरफेस पे जो पॉइंट है इसके लिए आर सेम है, तो बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर, बचा डीएस का इंटीग्रेशन, दैट इज डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, अरे अब भी बताया था 4 पाई आर स्क्वायर, सीधे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, 4 पाई बच गया, ठीक है 4 पाई बच गया, यानी के क्यू इंटू 4 पाई। आप बोलोगे सर के को हटाओ यार सर, जल्दी जल्दी खोलो सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू 4 पाई, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, कुछ ऐसा रेशियो आ रहा है फ्लक्स का। हाँ। ये जो चीज है अब आपको जनरलाइज करूंगा, अभी इसको मैथमेटिक्स वे में नहीं जाऊंगा, ठीक है। यानी हम एक बात समझ गए कि यानी में अगर हम स्मॉल सा चार्ज अगर अंदर में रखा हुआ है स्फीयर के सेंटर में, इस जो स्फीयर, ये सॉरी जो छोटा सा चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इस सरफेस को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो ये जो सरफेस है, जो ये जो सरफेस है हमारा कैसा सरफेस है, इसको क्या कह रहे हैं स्फीयर, इस सरफेस को क्या कह रहे हैं स्फीयर, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर से जो फील्ड लाइंस है जिसका स्रोत कौन सा है, ये अंदर में जो चार्ज रखा हुआ है, उस कारण से वो फील्ड लाइंस के कारण इस सरफेस से पास हो रही है, तो एक फ्लक्स निकलेगा।
और वो फ्लक्स कैसा आ रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अब मैं आपको एक और चीज बोलता हूं, अगर मैं ये इसको Q को यहां ले आता हूं, कैलकुलेशन तो अलग हो जाएगा लेकिन आंसर यही आएगा। उस कारण भी जो हमारे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स निकल रहा है इस सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस से, वो भी यही आएगा। तीसरी चीज और जादू वाली चीज, ये स्फीयर रहे या ना रहे, कैसा भी शेप का रहे, बस क्लोज्ड होना चाहिए, तब भी फ्लक्स जो उस सरफेस से निकलेगा वो यही आएगा। इसी को गॉस लॉ में आगे देखेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये चीज हमने आपको एक केस में दिखाई है कि आते हुए, लेकिन इसको मैं आपको जनरलाइज करवा रहा हूं और इस पे भरोसा करने के लिए आपको मैं कहूंगा, नहीं तो बोलोगे तो मैथ्स दिखा दूंगा भैया, मैथ्स से फिर डर जाओगे। ठीक है, भरोसा करोगे ना? यस सर। ठीक है, तो इसको देखो, यही वाली काम होती है। देखो डी एरिया है, इसका लिया छोटा सा, और इसका यहाँ पे ले लिया इसका, ये रहा, ये गोल्डन कलर में देखो एरिया वेक्टर का नॉर्मल हो गया यहाँ पे, और ई जो आ रहा है वो रेडियली आउटवर्ड रहता है। तो हर पॉइंट पे देखो ये रहा ऐसे, और यही रहा है, सबके साथ मिल मैच करते जाएगा। और इस कारण से क्या होगा, हमारे पास आते जाएगा, सारा का वैल्यू आएगा। देखो हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्यों? क्योंकि भैया आपने सर बोला था कि इसमें ई ए कॉस थीटा वाला नहीं लगेगा, पी प्लस क्यू नहीं है यहाँ पे। हमारे पास प्लेनर सरफेस नहीं है, स्फीयर है। स्फीयर एक कर्व सरफेस होता है, कर्व सरफेस है, यानी एक प्लेन में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे सीधे ये फॉर्मूला से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये जो इसका बेसिक डेफिनेशन है वहां से स्टार्ट किए, फिर यहाँ पे लगाए एक अलग। हमारे पास स्फीयर में क्या आ गया, एरिया का जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है और ई का जो डायरेक्शन है, दोनों सेम ही डायरेक्शन है, तो उनके बीच में थीटा जीरो, तो कॉस कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। तो फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है क्यू एप्सिलॉन। अब इसी को आगे में गॉस लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे चीजों को। अब हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, फील्ड लाइंस को किससे चेंज कर दिया, सोर्स चार्ज अब रख दिया हमने, क्योंकि हमने बोला कि अब फील्ड लाइंस बोलूं या सोर्स चार्ज बोलूं, बात बराबर है। सोर्स चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस बनेगी बनेगी। ठीक है, यस सर। ये चीज आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही। मैं जान रहा हूँ बहुत हेक्टिक है और आगे भी हेक्टिक रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्वेश्चंस कीजिएगा, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिएगा। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब कोई भी चीजों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको होगा तो आप मेरे पास सीधे फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यस तो सर। हेक्टिक तो होगा ही होगा, मैं भी झेलूंगा, आपको भी झेलना है, सबको साथ में मिलके झेल लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है, चलिए अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि आप लोग के क्लासेस और भी मतलब वर्क रहता होगा। चलिए आप लोग, मतलब ये एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, Yes, sir. चलो बाय बेटा, गुड नाइट। गुड Bye, नाइट सर। sir. Good night, बाय। sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night.